यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सबसे पहली चीज, इंटरमीडिएट वालों के लिए पहला रिवीजन लेक्चर है, वो आपका टैक्स रेट से रिलेटेड ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड रिवीजन लेक्चर। उससे पहले एक क्लेरिफिकेशन आप सब लोगों के लिए कि अभी जो बजट आया है दैट इज 2022 वाला, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मई एंड नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। आप अगर मई नवंबर 2022 में एग्जाम दे रहे हैं तो जो भी अब बजट में आया है वो आप अपनी जानकारी के लिए, अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम के लिए वो रिलेवेंट नहीं है। आपके एग्जाम के लिए आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। फॉर योर एग्जामिनेशन फाइनेंस एक्ट 2021 इज एप्लीकेबल, और जो फाइनेंस एक्ट 2021 जो लास्ट ईयर आया था वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन लेक्चर। और रिवीजन लेक्चर में आज हम रिवाइज करने वाले हैं पीजीबीपी, और ये टॉपिक से आपको पहला क्वेश्चन मिलता है और आपका 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें मैक्सिमम पोर्शन जो रहता है वो पीजीबीपी से रहता है। अब एक बात समझना, इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज तो आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझेंगे, ठीक है, मींस अच्छा बिजनेसमैन समझिए, आराम से खर्चे वर्चे करिए। और दूसरी चीज, आप अपने दिमाग में हमेशा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके चलेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके चलेंगे, आप ऐसे समझेंगे कि ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो क्रेडिट साइड में है वो सब इनकम आती है। और इनकम कौन कौन सी लेते हैं? जो हम सेक्शन 28 से लेके 41, सेक्शन 28 एंड 41, इन दो सेक्शंस पे इनकम के बारे में दे रखा है, वो इनकम क्रेडिट साइड में आती है। और एक्सपेंडिचर कौन से डेबिट साइड में आते हैं? तो एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं जो सेक्शन आपके 30 से लेके और 37 में दे रखे हैं। तो जो सेक्शन 30 से 37 में एक्सपेंडिचर दे रखे हैं वो अलाउ होते हैं। उसके बाद में लास्ट में जो बचता है उसको मैं नेट प्रॉफिट बोलूंगा, और इसी नेट प्रॉफिट को हम बोलते हैं पीजीबीपी का इनकम। ये जो नेट प्रॉफिट है, इसी नेट प्रॉफिट को हम बोलते हैं पीजीबीपी का इनकम, और इस पीजीबीपी की इनकम पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक सेक्शन। सबसे पहले इनकम की सेक्शन, और सेक्शन 28 है वो चार्जिंग सेक्शन है। क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस में कौन कौन सी इनकम आती है। तो सबसे पहले एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मींस प्रीवियस ईयर में कभी भी आप बिजनेस या प्रोफेशन एक्टिविटी करते हो, उससे जो भी इनकम रहेगी वो पीजीबीपी हेड में आएगी। एक नॉर्मल क्लॉज हो गया। अब एक बात समझना, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाती है, वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। या फिर आपको जब एक्सपोर्ट करते हो तो आपको एक इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिलता है, और वो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस अगर आपको मिलता है, आपने उस इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को किसी को सेल कर दिया, उसको सेल करने से जो इनकम होती है दैट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। एंड अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट से आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है, जैसे जिसको हम सब्सिडी बोल सकते हैं, वो सब्सिडी भी आपके बिजनेस साइड में टैक्सेबल हो जाती है करके, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, या फिर इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला था उसको आपने सेल कर दिया, या आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिला, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक चीज समझना, अगर आपका कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी पैसा मिलता है, तो मैंने आपको बताया था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी मैच्योरिटी अमाउंट रहता है दैट इज द टैक्सेबल। लेकिन वो किसके हाथ में टैक्सेबल होता है? अगर उसमें से जो पैसा मिला कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से, वो अगर एम्प्लॉयर को मिलता है देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो वो परक्यूजिट माना जाता है, सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। बट अगर मान लो एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, जैसे डायरेक्टर वगैरह को पैसा मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दैट इज आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। तो देखिए, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर को मिला बिजनेस हेड में जाएगा, एम्प्लॉय को मिला सैलरी हेड में जाएगा, और अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और अगर मिला तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब एक और समझना, अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से कोई भी गिफ्ट मिलता है, परक्यूजिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, मींस बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से आपको कोई भी गिफ्ट, परक्यूजिट, बेनिफिट मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, अगर कोई पार्टनर होता है ना, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलता है, मींस सैलरी मिला, बोनस मिला, कमीशन मिला, इन शॉर्ट आई कैन से दैट द रेम्यूनरेशन मिला, या फिर इंटरेस्ट भी मिला, दैट इंटरेस्ट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट मिलता है, वो आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। अब एक और चीज समझना, अगर आपका कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है या टर्मिनेशन हो जाता है, और उसकी वजह से आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, वो भी आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। मैंने क्या बोला, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था और बिजनेस का अगर कोई रेवेन्यू नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, उसका कोई टर्मिनेशन हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, और उसकी वजह से आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, दैट कंपनसेशन इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। अब एक और चीज समझना, अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन ना करने के लिए कुछ पैसा मिलता है जिसको हम नॉन कंपीट फीस बोलते हैं, तो नॉन कंपीट फीस भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। या फिर बहुत बार क्या होता है पता है, कि आप किसी और के साथ में नॉट शेयरिंग ऑफ एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे और उसके लिए कुछ पैसा लेते हैं, इसको भी नॉन कंपीट फीस ही बोलते हैं, ये आपके लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल
टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है और स्टॉक इन ट्रेड को जब आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर लेते हो, तो स्टॉक इन ट्रेड को जब कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया, कन्वर्जन के टाइम पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहती है उस स्टॉक इन ट्रेड की, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो आपके लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो नॉर्मल बिजनेस और स्पेक्युलेटिव बिजनेस को आपको अलग अलग रखना है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस इज अ डिफरेंट बिजनेस, उसको आपको डिफरेंटली ट्रीट करना है। अब आप मुझे पूछेंगे ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या होता है? देखो, स्पेक्युलेटिव बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, मींस जहां पे ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं वो अदर देन एक्चुअल डिलीवरी होते हैं। इन सिंपल वर्ड में बता दूं, वादे के बिजनेस, जो वादे के बिजनेस होते हैं उसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको 10 केजी गोल्ड बेच लूंगा अगले महीने, अब आपको भी पता है आप खरीदने वाले नहीं हो, मुझे भी पता है मैं बेचने वाला नहीं हूं, और 1 मंथ के बाद में जो भी रेट का डिफरेंस होगा उसका हम सेटलमेंट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन आपका यह आएगा कि सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस को अलग अलग क्यों रखना है? क्योंकि स्पेक्युलेटिव बिजनेस के जो लॉसेज होते हैं ना, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेटअप होते हैं, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस के जो लॉसेज होते हैं वो सिर्फ 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके लिए एक और चीज समझना, यहां पे 3 बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे स्पेक्युलेटिव बट स्पेक्युलेटिव नहीं है। ध्यान रखना, सबसे पहला, अगर कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट आप रॉ मटेरियल, मर्चेंडाइज, शेयर, सिक्योरिटी का अगर आप हैज करवाते हो रिस्क को, और हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। एज वेल एज अगर आपका कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या डेरिवेटिव्स है, आप इतना याद रखेंगे, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव्स, वो लगेंगे स्पेक्युलेटिव बट लॉ बोलता है ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माने जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालता है? तो सेक्शन 29 ये बोलती है कि पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए कुछ नहीं, आप एक काम करिए, सेक्शन 30 से लेके 43D को फॉलो करिए, और जब आप सेक्शन 30 से लेके 43D को फॉलो करेंगे तो आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं सेक्शन 30 से लेके 43D, और वहां पे हमको पीजीबीपी का इनकम मिलेगा। तो सेक्शन 30 क्या बोलती है? अब एक बात समझना, 30 से 37 तक हम ये सीखेंगे कि पीएनडल के डेबिट में कौन कौन से खर्चे आते हैं। सबसे पहले सेक्शन 30 ये बोलती है कि रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग। अगर कोई बिल्डिंग है जिसको आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, सर क्वेश्चन ये आता है कि उसका सर रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर है वो अलाउ होता है या नहीं? तो देखो, रेंट जो है ना, वो रेंट अगर कोई ओनर है और ओनर की बिल्डिंग है, तो मेरी बिल्डिंग में मैं बिजनेस करता हूं, तो क्या मुझे खुद को ही रेंट अलाउ होगा? ऑब्वियसली नहीं अलाउ होगा। तो रेंट यहां पे अलाउ, ओनर अगर आप बिल्डिंग के हो तो आपको कोई रेंट अलाउ नहीं होगा, बट अगर आप टेनेंट हो तो ऑब्वियसली रेंट अलाउ हो जाएगा। लेकिन जो भी रेट्स एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस है और रिपेयर है, वो अलाउ हो जाता है, भले आप ओनर हो या टेनेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, रिपेयर में सिर्फ रेवेन्यू रिपेयर अलाउ होता है, कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होता। कैपिटल रिपेयर क्यों अलाउ नहीं होता? क्योंकि कैपिटल रिपेयर को हम बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ देते हैं, तो जो भी बिल्डिंग की कॉस्ट रहेगी उसमें हम कैपिटल रिपेयर को जोड़ देते हैं, इसके लिए कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होता। जो रेवेन्यू रिपेयर है, जिसको करंट रिपेयर भी बोला जाता है, वो आप पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हो। उसके बाद में सेक्शन 31 की बात करते हैं। सेक्शन 31 ये बोलती है कि इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, मींस अगर आप प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर का इंश्योरेंस करवाते हो या रिपेयर करवाते हो तो वो अलाउ हो जाता है। इंश्योरेंस है, रिपेयर है, वो दोनों को अलाउ होता है, और ऑब्वियसली जो रेवेन्यू रिपेयर है वो अलाउ होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर क्या रेंट भी अलाउ होता है क्या? अगर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हमने रेंट पे लिया तो क्या रेंट भी अलाउ होता है क्या? आंसर इज यस, अलाउ हो जाता है, लेकिन इस सेक्शन से अलाउ नहीं होता, बट ड्यू टू सेक्शन 37 जो होती है, 37 की वजह से आप अगर रेंट पे करते हो वो रेंट भी अलाउ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं सेक्शन 32 पे। 32 है वो डेप्रीशिएशन की बात करती है। क्वेश्चन ये आता है क्या डेप्रीशिएशन हम क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज यस, डेप्रीशिएशन क्लेम कर सकते हैं। 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आप असेट के ओनर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन वो असेट आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए। सर ओनर का मतलब क्या होता है? क्या हमको रजिस्टर्ड ओनर ही होना चाहिए या बेनिफिशियल ओनर भी चल जाएगा? राइट आंसर इज आपको बेनिफिशियल ओनर चल जाएगा। आप किसी भी एसेट के बेनिफिशियल ओनर हो, आप डेप्रीशिएशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हायर परचेज में आप ओनर बनते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तब क्या डेप्रीशिएशन लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद लेंगे? आंसर इज नो, डेप्रीशिएशन आप पहले से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, लीज के केस में क्या होता है? क्वेश्चन ही आता है लीज के केस में डेप्रीशिएशन कौन लेगा? आपने शायद अकाउंट्स में ऐसा पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर लेता है, फाइनेंसिंग लीज के केस में लेस ही लेता है, बट मैं बता दूं अकाउंट को भूल जाओ। यहां पे इनकम टैक्स में हमेशा ध्यान रखना, डेप्रीशिएशन है वो हमेशा लेसर लेता है, भले वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंसिंग लीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डेप्रीशिएशन है वो डेप्रीशिएशन हमेशा कौन लेता है? लेसर है, वो लेसर को डेप्रीशिएशन अलाउ होता है। अब एक और चीज समझना, असेट आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए। सर यूज का मतलब क्या
होता है यहाँ पे? यूज का मतलब एक्टिव यूज या पैसिव यूज? राइट आंसर इज दोनों। अगर एक्टिव यूज है तो भी अलाउ है डेप्रिसिएशन, अगर पैसिव यूज है तो भी अलाउ हो जाएगा। ये पैसिव यूज क्या होता है कि असेट इज फॉर द योर इंटेंशन इज टू यूज, बट आप किसी कारण से यूज नहीं कर पा रहे, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोविड का पीरियड चल रहा है, 4-5 महीने आपने यूज नहीं की, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव यूज, और उस केस में भी आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। या फिर मान लो किसी भी आपने एक जनरेटर लाके रखा हुआ है, लाइट गई नहीं पूरे साल, तो वो पैसिव यूज है और जनरेटर पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि डेप्रिसिएशन लेना क्या मैंडेटरी है ऑप्शनल? राइट आंसर इज मैंडेटरी है। डेप्रिसिएशन आपको लेना ही पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि भैया डेप्रिसिएशन लेना मैंडेटरी है, लॉ में क्लियरली लिखा हुआ डेप्रिसिएशन लेना आपको मैंडेटरी है। उसके बाद में सर डेप्रिशिएबल असेट कौन कौन से टाइप की होती है? तो मैं बता दूं यहां पे 4 क्लास की असेट होती है डेप्रिशिएबल असेट, मींस 4 क्लास की असेट होती है जिस पे आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। एक तो तुम्हारा बिल्डिंग है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल असेट। क्या बोला मैंने? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड इंटेंजिबल असेट। सर बिल्डिंग में क्या क्या आता है? तो मैं बता दूं, जिसको देख के आपको लगता है बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है, लेकिन ध्यान रखना जो भी आपके लाइक क्या बोलते हैं, जो रोड वगैरह होती है, जो टेंपल्स वगैरह होते हैं, मॉस्क वगैरह होते हैं, जो फैक्ट्री में अगर टेंपल है तो वो भी तुम्हारी बिल्डिंग में आ जाएगा। फर्नीचर में जो भी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स होती है वो फर्नीचर में आ जाएगी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या आता है? तो देखो प्लांट एंड मशीनरी में जैसे कंप्यूटर है, बाइक है, कार है, ये सब प्लांट एंड मशीनरी में आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना प्लांट एंड मशीनरी में आपकी बुक्स भी आती है, जो बुक्स होती है वो बुक्स स्पेसिफिकली प्लांट एंड मशीनरी में आती है, एज वेल एज जो तुम्हारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं डॉक्टर के पास में, वो भी प्लांट एंड मशीनरी में आते हैं। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या नहीं आता? एक तो ध्यान रखना एनिमल्स है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते, एज वेल एज एक टी बुशेस होते हैं जिसपे वो टीज की पत्तियां निकलती है, वो टी बुशेस है, वो कोई प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद इंटेंजिबल असेट में क्या आता है? तो इंटेंजिबल असेट्स में आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला, ये सब इंटेंजिबल असेट में आते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस बार से अमेंडमेंट हुआ, इंटेंजिबल असेट में गुडविल नहीं आएगा। गुडविल भले वो बिजनेस का है या प्रोफेशन का है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो तुम्हारे इंटेंजिबल असेट में नहीं आएगा। तो गुडविल ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो उसको उन्होंने इंटेंजिबल असेट से हटाया गया है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। अब क्वेश्चन ये आता है डेप्रिसिएशन की रेट क्या होती है? तो ध्यान रखना डेप्रिसिएशन की रेट जो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे, वो आपके WDV वाली रेट है, बिकॉज आपके सिलेबस में WDV वाली रेट है। अब पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि सर हमको कौन सी मेथड फॉलो करनी पड़ती है? WDV मेथड फॉलो करनी पड़ती है, SLM मेथड फॉलो करनी पड़ती है? मैं बता दूं एक एसएससी ऐसा है जिसके पास में ये ऑप्शन है कि वो WDV या SLM दोनों में से जो उसको अच्छा लगे, जो उसकी मर्जी है, वो फॉलो कर सकता है। कौन पता है? पावर जनरेटिंग या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट। अगर कोई पावर जनरेट करता है या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट है, उसके पास में ऑप्शन है कि वो SLM या WDV मेथड फॉलो कर सकता है। बट बाकी जितने भी SSC है उनके लिए कौन सी मेथड फॉलो करनी पड़ेगी? WDV मेथड है, वो WDV मेथड ही फॉलो करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर WDV मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग के केस में देखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है, उसमें 5% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है, अदर बिल्डिंग के केस में 10% की रेट से। लेकिन जो भी तुम्हारी टेंपरेरी बिल्डिंग होती है, जिसको वुडन स्ट्रक्चर वगैरह बोलते हैं, वहां पे 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। तो मैंने क्या बोला? रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे 5%, अदर बिल्डिंग पे 10%, टेंपरेरी बिल्डिंग पे 40%। जो फर्नीचर होता है उस पे 10% की रेट से, इंटेंजिबल असेट पे 25% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी में ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी में मोटर व्हीकल, जो नॉर्मली आपके बिजनेस में मोटर व्हीकल यूज होते हैं, जैसे मान लो मेरे बिजनेस में मैं कार यूज करता हूं, दैट इज कॉल्ड मोटर व्हीकल, उस पे 15% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर मेरा हायरिंग बिजनेस है, जैसे नीता की ट्रेवल्स की जो बसें होती है या फिर जो ट्रक वगैरह होते हैं जो हायरिंग बिजनेस में यूज होते हैं, उस पे 30% डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन यहां पे 1-2 साल पहले अमेंडमेंट हुआ, और ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी मोटर व्हीकल है वो एक्वायर किया, मींस परचेज किया एंड पुट टू यूज किया बिटवीन 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में। मैंने क्या बोला? 23 अगस्त 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 के बीच में एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया, तो उस पे आपको 15% की जगह 30% हो जाएगा, और आपका 30% की जगह 45% डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। देखो मोटर व्हीकल के केस में नॉर्मली 15%, हायरिंग बिजनेस के लिए यूज होता है तो 30%। लेकिन अगर आपने वो मोटर व्हीकल एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में, तो उस केस में 15 की जगह आपका 30 हो जाएगा और 30 की जगह यहां पे 45 हो जाएगा। अब एक चीज समझना, जो मैंने आपको सेक्शन 115 बीएससी पढ़ाई थी फर्स्ट टॉपिक में, बीएससी में ऐसा लिखा हुआ था कि मैक्सिमम डेप्रिसिएशन आप 40% ले सकते हैं। तो अगर आप कोई एसएससी है वो 115 बीएससी लेता है और वो अगर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में और उसने इस पर्टिकुलर ईयर में मोटर व्हीकल खरीदा है, तो उस पर 40 ही मिलेगा,
45 नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो शिप है वो शिप पानी में चलती है, उस पर 20% की रेट से मिलेगा। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है, उस पर 40% की रेट से। जो भी कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह रहेंगे उस पर 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो बुक्स रहती है उस पर भी 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। और जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होते हैं उस पर भी 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक और चीज समझना, जो विंडमिल्स होती है, विंडमिल्स अगर 1/4/2014 से पहले इंस्टॉल हुई थी तो उस केस में 15%, बट 1/4/2014 या उसके बाद में इंस्टॉल हुई तो उस केस में 40% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। जो भी तुम्हारे ऑयल वेल्स होते हैं उस पर 15% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है, और अदर प्लांटेड मशीनरी जो होती है उस पर 15% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर मोबाइल फोन है या ईपीएबीएक्स, ईपीएबीएक्स क्या होता है? जो इंटरकॉम कॉलिंग सिस्टम होता है, क्या उसको कंप्यूटर मान के 40% की रेट से डेप्रिसिएशन लेंगे? आंसर इज नो। उसको अपन अदर प्लांटेड मशीनरी मान के, और यहां पे है वो 15% की रेट से डेप्रिसिएशन लेंगे, 40% की रेट से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक और चीज ध्यान रखना कि जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जैसे यूपीएस होता है, प्रिंटर होता है, उस पे क्या 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज यस। उसको आप कंप्यूटर लैपटॉप में ही कंसीडर करेंगे और 40% की रेट से डेप्रिसिएशन ले लेंगे। अब एक और चीज समझना, यहां पे दो सिस्टम होते हैं डेप्रिसिएशन क्लेम करने के। एक होता है तुम्हारा इंडिविजुअल असेट सिस्टम और एक होता है ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। अब आपको कौन सा फॉलो करना है, इंडिविजुअल असेट सिस्टम या ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एसएलएम मेथड फॉलो करता है, और एसएलएम मेथड कौन फॉलो कर सकता है? सिर्फ पावर जनरेटिंग और पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट। तो पावर वाली यूनिट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां होती है, उनके पास में ऑप्शन होता है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का। तो अगर वो एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं तो उनको इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। इंडिविजुअल असेट सिस्टम क्या होता है? सेम जैसा आपने अकाउंट में सीखा हुआ है कि हर एक असेट का अलग अलग हिसाब रखते हैं, हर एक असेट के लिए अलग अलग हिसाब रखते हैं, अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड योर इंडिविजुअल असेट सिस्टम। लेकिन अगर आप डब्ल्यूडीवी सिस्टम फॉलो करते हो, और मैं बता दूं इनकम टैक्स में 99.999% एसएससी ऐसे होते हैं जिनको डब्ल्यूडीवी सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। तो जब आप डब्ल्यूडीवी सिस्टम फॉलो करते हो तो आपको जब डब्ल्यूडीवी सिस्टम फॉलो करते हो तो आपको ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। अब आप मुझे बोलेंगे ब्लॉक ऑफ असेट होता क्या है? तो ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या होता है कि आपको ग्रुप ऑफ असेट बनाना है, असेट्स का एक ग्रुप बनाना है जिसमें सेम रेट की असेट और सेम क्लास की असेट को एक साथ ले लीजिए। आप एक काम करिए, सेम रेट की असेट और सेम क्लास की असेट को एक साथ ले लीजिए। सेम रेट की असेट एंड सेम क्लास की असेट, सेम रेट की असेट एंड सेम क्लास की असेट को आप एक साथ में ले लीजिए। दैट इज कॉल्ड योर ब्लॉक ऑफ असेट, और फिर आपका हिसाब है वो ब्लॉक ऑफ असेट वाइज रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में? तो देखो, ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ले लीजिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है वो ले लीजिए। उसमें आप ऐड क्या करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मींस इस प्रीवियस ईयर में जो भी आपने असेट एक्वायर की है, परचेज किया है, उसका एक्चुअल कॉस्ट आप ऐड कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखना, उसके एक्चुअल कॉस्ट को आपको 3 पार्ट में ऐड करना है। पहला, इफ असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 180 डेज या उससे ज्यादा के लिए। मींस आपने इस साल में असेट एक्वायर की और 180 डेज या उससे ज्यादा के लिए पुट टू यूज किए। या फिर आपने दूसरा आपको लिखना है असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, लाइक 180 डेज से ज्यादा के लिए, 180 डेज या उससे ज्यादा के लिए नहीं है, सिंपल वर्ड में बोल दूं, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। और तीसरा आपको ऐड करना है दैट इज असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। एक बात समझना, अगर कोई भी असेट आपने इस साल एक्वायर की और उसको पुट टू यूज इस साल में किया ही नहीं, तो इस साल पे उस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट ब्लॉक ऑफ असेट में आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लेस कर दीजिए मनी रिसीवेबल। यहां मनी रिसीवेबल का मतलब होता है करके, ठीक है, मनी पेबल जिसको नॉर्मली बोलते हैं, लॉ में मनी पेबल बोला हुआ है, बट आप मनी रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। मनी रिसीवेबल का मतलब होता है कि जब भी आप किसी असेट को बेचते हैं, जब भी आपने किसी असेट को सेल किया, डिस्कार्ड किया, स्क्रैप वैल्यू वगैरह जितना पैसा आया वो आप लेस कर दीजिए। एज वेल एज अगर मान लो इस साल आपने कोई अंडरटेकिंग स्लम सेल में बेच दी थी, तो स्लम सेल में जो बेची थी, तो स्लम सेल में आपको पता है अपन नेटवर्थ कैलकुलेशन के लिए डब्ल्यूडीवी निकालते हैं उस अंडरटेकिंग का। तो नेटवर्थ कैलकुलेशन के लिए जो डब्ल्यूडीवी निकाली थी वो डब्ल्यूडीवी भी आप ब्लॉक में से लेस कर दीजिए। अगर जैसे हो सकता है आपके पास 4 यूनिट थी, 4 यूनिट में से आपने 1 यूनिट बेच दी, तो उसकी जो असेट है उसकी डब्ल्यूडीवी आप ब्लॉक से लेस कर दीजिए। उसके बाद में जो भी बचेगा ना, उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसको बोला जाता है डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखिए, डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप एक काम करिए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक लीजिए, उसमें आप ऐड करिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसमें क्या ऐड करना है? पुट टू यूज 180 डेज या मोर वाला, या फिर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। और तीसरा क्या लेना है? एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। उसमें से जो भी आपका मनी पेबल है वो मनी पेबल को आप लेस कर दीजिए, एज वेल एज जो स्लम सेल में ट्रांसफर कर दी थी अंडरटेकिंग, उसकी जो डब्ल्यूडीवी वो लेस कर दीजिए। बाकी जो बचेगा, दिस इज कॉल्ड योर डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। अब एक चीज समझना, ये डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन होगा ना, इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब ये डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो अगर कोई असेट है वो आपने पुट टू यूज किया ही नहीं, तो उस पर डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा ही नहीं।
दूसरा, अगर कोई असेट है वो आपने एक्वायर्ड किया और पुट टू यूज किया है लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो उस पे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाफ रेट का मतलब क्या होता है, जैसे 15% का रेट है तो उसकी जगह आपका 7.5% हो जाएगा, अगर 40% का रेट है तो उसकी जगह 20% का रेट हो जाएगा, और जो बैलेंस वाला बचेगा उस पर आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कौन सी डेट होती है जिस दिन हम पुट टू यूज करते हैं तो हाफ रेट से मिलता है और उससे पहले पुट टू यूज किया तो फुल रेट से मिलता है। आप ध्यान रखना, अगर आपने 4 अक्टूबर या उसके बाद में पुट टू यूज किया, 4 अक्टूबर या उसके बाद में पुट टू यूज किया तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन 3 अक्टूबर या उससे पहले पुट टू यूज किया तो आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये डेट आप दिमाग में डाल के रख लीजिए, 4 अक्टूबर या उसके बाद में पुट टू यूज किया तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, और 3 अक्टूबर या उससे पहले पुट टू यूज किया तो आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना कि भैया यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि जिस ईयर में ये असेट एक्वायर करते हो और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो उस केस में आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। मैं बता दूं ये हाफ रेट वाला जो फंडा है ना, ये सिर्फ उसी ईयर के लिए लगेगा जिस ईयर में आपने असेट एक्वायर किया है। जैसे मान लो असेट आपने परचेज तो इस साल में किया, पुट टू यूज आप अगले साल कर रहे हो और अगले साल लेस देन 180 डेज है, तो क्या अगले साल हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा? ना बाबा ना, अगले साल आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो अगर आपने असेट एक्वायर किया और पुट टू यूज किया है लेस देन 180 डेज इन द नेक्स्ट ईयर, आपको फुल रेट से अगले साल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना यहां पे कि अगर मान लो किसी भी साल में अमलगमेशन हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है या सक्सेशन हो जाता है। सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न है या पार्टनरशिप फर्म है जो कंपनी में बदल जाती है, या कंपनी है वो एलएलपी में बदल जाती है, इसको हम सीए फाइनल में पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी साल में अमलगमेशन हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है, सक्सेशन हो जाता है, तो आप एक काम करिए, पहले तो आप डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करिए जैसे अमलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन हुआ ही नहीं है, और जो भी डेप्रिसिएशन आता है दैट हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड बाय देम। जितने दिन जिसने असेट को यूज किया उस रेशियो में आप उस डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर दीजिए, जिसको जितना डेप्रिसिएशन मिलेगा उतना मिल जाएगा। उसके बाद में सर अगर मान लो हम ब्लॉक की एसेट सेल कर देते हैं तो क्या उसमें कैपिटल गेन होगा या नहीं? तो देखो समझने की कोशिश करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन आती है सेक्शन 50। सेक्शन 50 ये बोलती है कि अगर कोई ब्लॉक में एसेट है और ब्लॉक की एसेट को आप बेच देते हैं तो कैपिटल गेन कब आएगा? तो कैपिटल गेन दो केस में आ सकता है। सबसे पहले तो अगर आपका ब्लॉक ऑफ एसेट है, ब्लॉक में जितनी एसेट थी ना वो सब आप बेच देते हो, ब्लॉक में जितनी असेट थी वो सब असेट आप बेच देते हो, ऑल असेट आर ट्रांसफर। जितनी असेट ब्लॉक में थी, जैसे फॉर एन एग्जांपल इस एग्जांपल में लेते हैं, आपके ब्लॉक में 7 असेट थी और आपने ऑल 7 असेट है वो ट्रांसफर कर दी, कितने में कर दी? 5,20,000 में। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख था, परचेज 2 लाख है, 8 लाख हो गया, आपने 520 में 7 असेट ऑल असेट बेच दी 520 में, तो बचा कितना? 2,80,000 बचा। क्या इस केस में आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास असेट ही नहीं है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन सर ये 2,80,000 का जो लॉस हुआ इसको क्या बोलेंगे? इसको अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलेंगे, और ये आपके कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन हेड में जाएगा। दूसरा, अगर मान लो आपने 7 असेट बेचा बट 7 असेट आपने 9,30,000 में बेचा, तो 9,30,000 में बेचा तो आप ब्लॉक में से कितना लेस करते सकते हैं? मैक्सिमम 8 लाख ही कर सकते हैं, बिकॉज ब्लॉक कैन बी निल बट नेवर बी नेगेटिव। ब्लॉक निल हो सकता है बट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस केस में 8 लाख आप लेस कर दीजिए, यहां पे 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और इसको आप कैपिटल गेन हेड में ले जाएंगे। तो मैं सिंपल वर्ड में आपको यह बता दूं कि ब्लॉक में जितनी असेट है अगर आप सब असेट ट्रांसफर कर देते हैं, मींस ऑल असेट अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस केस में आपको क्या होगा? या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा है तो यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा, यहां कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप कोई पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर करते हैं, पार्ट ब्लॉक का मतलब होता है कि कुछ असेट आप अगर ट्रांसफर करते हैं तो क्या कैपिटल गेन हो सकता है? क्या एक केस में हो सकता है, आपने अगर पार्ट ब्लॉक में कुछ असेट ट्रांसफर की लेकिन उसका सेलिंग प्राइस है वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा हो जाए, मींस आपके ब्लॉक में जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज है उससे ज्यादा अगर आपका सेलिंग प्राइस होता है तो उस केस में जितना भी एक्सेस है वो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो माना जाएगा। जैसे यहां पे आप देखिए, आपके ब्लॉक में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख था, आपके पास 5 असेट थी, आपने 2 असेट और खरीदी 2 लाख में, टोटल 8 लाख हुआ और टोटल 7 असेट हो गई। अब आपने क्या किया? 7 में से 4 असेट बेची, बट 4 असेट का जो सेलिंग प्राइस है वो 9,10,000 है। जो आपने 4 असेट बेची उसका सेलिंग प्राइस है वो 9,10,000 है। तो एक बात बताइए, यहां पे आप मैक्सिमम कितना लेस कर सकते हैं? 8 लाख कर सकते हैं, बिकॉज ब्लॉक कैन बी निल बट नेवर बी नेगेटिव। यहां पे आपका 1,10,000 का जो प्रॉफिट हुआ वो सीधा कहां जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा और वो कैपिटल गेन हेड में जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे आपके पास असेट पड़ी है बट आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास डब्ल्यूडीवी ही नहीं है। अब एक और चीज समझना, सर फ्यूचर में जाके अगर इन असेट को बेचेंगे तो क्या होगा? फ्यूचर में जब भी आप असेट को बेचोगे, जितने में बेचोगे वो 3 असेट को सीधा शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन हो जाएगा क्योंकि आपकी कॉस्ट है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब एक बात समझना, लास्ट पार्ट में क्या होता है कि आपके पास 8 लाख का WDV है और 7 असेट है, आपने 4 असेट बेची 6,20,000 में, तो यहां पे आपके पास WDV भी है, यहां पे आपके पास असेट भी है, तो इस केस में आपको कैपिटल गेन नहीं होगा, इस केस में नॉर्मली आपको डेप्रिसिएशन है वो मिलेगा। तो मैं इन सिंपल वर्ड आपको बताऊं, देखो जब भी ब्लॉक की असेट होती है उसमें आपको कैपिटल गेन दो ही केस में हो सकता है। कब? या तो पूरा ब्लॉक ही खत्म हो जाए, अगर पूरा ब्लॉक है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन होगा। और अगर आपका सेलिंग प्राइस ओपनिंग WDV प्लस परचेज से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अदरवाइज आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर आप कुछ असेट बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन एक ही केस में हो सकता है, जब सेलिंग प्राइस है वो अगर ओपनिंग WDV प्लस परचेज से ज्यादा हो जाए तो आपको कैपिटल गेन हो सकता है, अदरवाइज आप नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जैसा कि मैंने इस लास्ट वाले पार्ट में बताया है। अब एक कंसेप्ट आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन करके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हर किसी को मिलता है? आंसर इज नो, हर किसी को नहीं मिलता। यहां प्यार जिंदगी में वैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन हर किसी को नहीं मिलता। एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 लोगों को मिलता है। किसको? या तो अगर कोई एसएससी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, या पावर जनरेटिंग बिजनेस में है, या पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में है, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। तो मैंने क्या बोला? 4 लोगों को मिलता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पावर जनरेटिंग बिजनेस, पावर ट्रांसमिशन बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वाले हैं, उन्हीं को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या हर असेट पे मिलता है? आंसर इज ना बाबा ना, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है। और एक और चीज ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी में भी जो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है उस पर नहीं मिलेगा, जो ऑफिस में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा, जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पर नहीं मिलेगा, जिसपे आप 100% कहीं डिडक्शन ले लेते हो उस पे नहीं मिलेगा, एज वेल एज द आपके लाइक शिप, एयरक्राफ्ट और जो व्हीकल्स होते हैं उस पे नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला? सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, ऑफिस में यूज होती है, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, जिसपे आप 100% डिडक्शन कहीं ना कहीं ले लेते हो उस पे नहीं मिलेगा, और जो शिप, एयरक्राफ्ट या व्हीकल्स होते हैं उस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? तो मैं बता दूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20% मिलता है। 20% किसका? एक्चुअल कॉस्ट का। तो जितना भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है उसका 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। लेकिन सर एक बात बताइए, जैसे मान लो असेट आपने एक्वायर की और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज की है इस साल में, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का पूरा 20% मिलेगा? ना बाबा ना, सिर्फ आपको 10% इस साल मिलेगा और 10% नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ही आता है क्या नेक्स्ट ईयर 10% मिल जाएगा? एब्सोल्युटली यस, 10% आप इस साल ले लीजिए और 10% आप अगले साल ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज समझना, जो फोकलिफ्ट ट्रक होता है, फोकलिफ्ट ट्रक का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा फैक्ट्री में बहुत बार ऐसा एक ट्रक होता है जो सामान को इधर इधर करता है, ठीक है, वो व्हीकल्स में नहीं आता है, वो नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी में आता है, उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन आप ले सकते हैं। एक और चीज समझना, जो प्रिंटिंग का बिजनेस होता है, जो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का बिजनेस होता है, वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माना जाता है, और उसमें जो मशीनरी यूज होती है उस पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। अब एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो WDV मेथड फॉलो करते हैं। जो SLM मेथड फॉलो करते हैं उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, सिर्फ WDV मेथड फॉलो करते हैं उन्हीं को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। अब क्वेश्चन ही आता है, सर किसी भी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या ले? मिस ब्लॉक में जब आप बोल रहे हो एक्चुअल कॉस्ट ऐड करनी है तो एक्चुअल कॉस्ट क्या ले? ऑब्वियसली आप परचेज प्राइस लेने वाले हैं, बट परचेज प्राइस में ध्यान रखना, अगर कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा है उसको आप ऐड करेंगे, उसके साथ साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो ऐड करेंगे, जो ट्रायल रन या टेस्ट रन का खर्चा होता है उसको अपन ऐड करेंगे। सर एक बात बताइए, हमने कोई टैक्सेस वगैरह पे किया है, जैसे आपने कोई GST वगैरह पे किया है, तो क्या वो ऐड होगा? देखो अगर GST का आपको क्रेडिट नहीं मिलता तो उसको ऐड होगा। एक ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कराया था जिसमें आपने मोटर व्हीकल खरीदा था और मोटर व्हीकल में आपको GST का क्रेडिट नहीं मिलता, तो उसको अपन क्या करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट में GST को ऐड कर देंगे। अब एक और चीज समझना, कोई भी असेट आपने खरीदी और उस पर लोन लेके खरीदा है तो उसका क्या इंटरेस्ट भी ऐड होता है क्या? देखो पुट टू यूज तक की डेट का जितना भी इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, करिए, ठीक है, पुट टू यूज तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है वो सीधा P&L के डेबिट में डाल दीजिए। अब गवर्नमेंट से अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है या गवर्नमेंट से कोई भी आपको लाइक बेनिफिट मिलता है, असेट से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, तो आप एक काम करिए उसको एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर दीजिए, और ट्रायल रन के एक्सपेंडिचर अगर कुछ होते हैं तो ट्रायल रन के एक्सपेंडिचर भी, सॉरी, ट्रायल रन के जो भी रिकवरी होती है, ट्रायल रन प्रोडक्ट आपने बनाया था उसको सेल करने से कुछ पैसा मिलता है, तो वो भी आप क्या करें? एक्चुअल कॉस्ट से लेस कर दे। अब एक और चीज समझना, जब भी आप कोई असेट खरीदते हैं और वो असेट से रिलेटेड आप कोई पेमेंट कर रहे हैं सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, मींस एक ही दिन में एक ही पर्सन को आप 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। आपको कैसे पेमेंट करना है? या तो अकाउंट पे ही, चेक से, अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट से, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। कैश में नहीं करेंगे, अगर आप कैश में करेंगे तो उसको एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। जैसे मान लो आपने 10 लाख का कोई मशीनरी कैश में खरीदा, वो एक्चुअल कॉस्ट में आएगा ही नहीं। या फिर मान लो 10 लाख का मशीनरी खरीदा था, उसका तो आपने चेक से पेमेंट किया था, लेकिन वो इंस्टॉल करने आया, उसको 40,000 रुपीज आपने कैश में पेमेंट किया, तो वो 40,000 आपकी एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे
रखी है। अब ये एक्सप्लेनेशन इंटरमीडिएट के लिए ज्यादा जरूरी है नहीं करके, ठीक है, बट जो दे रखी है तो मैं एक बार फटाफट आपको रिपीट करवा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। यहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में एक्चुअल कॉस्ट कैसे लेंगे। सबसे पहले अगर कोई असेट है जो पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती थी, मींस लैबोरेटरी में यूज होती थी साइंटिफिक रिसर्च में, और वो असेट को अब आप बिजनेस में लेके आ गए, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, मैं बताऊं, निल लेना है, क्योंकि 100% डिडक्शन आपने लैबोरेटरी में ले लिया होगा, तो अब आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट को क्या ले ले, निल लेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है और वो स्टॉक इन ट्रेड को आपने कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया, तो जब आप स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पहले बिजनेस में टैक्सेबल हो जाती है, और वही कैपिटल असेट अगर मान लो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो और वो डेप्रिशिएबल कैपिटल असेट है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, वो एफएमवी लेंगे। मींस जो एफएमवी पे आपने पीजीबीपी में टैक्स भरा है, जो बिजनेस की इनकम बनी है, वही एफएमवी आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी और उसको ब्लॉक में जोड़ देंगे। ऐसा एक्सप्लेनेशन 1A बोलती है ऑफ सेक्शन 43(1). एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये बोलती है कि अगर आपको कोई भी असेट गिफ्ट में मिलती है, विल में मिलती है, इनहेरिटेंस में मिलती है, तो अगर आपने कोई असेट गिफ्ट में मिलती है, विल में मिलती है, इनहेरिटेंस में मिलती है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, तो मैं बता दूं उसकी एक्चुअल कॉस्ट लेनी है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू हिम। मींस कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, जो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट था, माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू हिम है, वो आप लेस कर दीजिए, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एक्चुअल कॉस्ट। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये बोलती है कि अगर कोई असेट आपने खरीदी और वो ज्यादा प्राइस पे आप खरीद रहे हो और आपका मेन इंटेंशन क्या है, ज्यादा वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्लेम करना। मैंने आपको क्लास में बताया था लोग कैसे प्लानिंग करते थे और वो ब्लैक एंड व्हाइट करते थे, इसके लिए वो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस जो है उसको सेट ऑफ करने के लिए ऐसा किया करते थे। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करते हैं, कोई एसेट को ज्यादा वैल्यू पे खरीद लेते हैं, बहुत हाई वैल्यू पे खरीदते हैं। तो उस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बोलती है कि अगर कोई एसेट पहले तुम्हारी थी जो तुम्हारे बिजनेस में यूज होती थी, तुमने वो एसेट को किसी को ट्रांसफर कर दिया और आफ्टर सम टाइम क्या किया, आपने उसको रीएक्वायर कर दिया, वापस से आपने रीएक्वायर कर दिया, जो पहले तुम्हारी हुआ करती थी वो चली गई तुमसे दूर और वो वापस तुम्हारे पास लौट के आ गई। तो क्वेश्चन ही आता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट लेंगे कि जब आपने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम डब्ल्यूडीवी क्या थी, जब आपने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम डब्ल्यूडीवी क्या थी वो लेंगे, और रीएक्विजिशन कॉस्ट क्या है, विच एवर इज लोअर। तो जब आपने ओरिजिनल ट्रांसफर किया था उस टाइम पे डब्ल्यूडीवी क्या थी और रीएक्विजिशन कॉस्ट क्या है, विच एवर इज लोअर है, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्या बोलता है पता है, कि अगर आप कोई असेट खरीदते हो किसी से, ठीक है, और उसी पर्सन को आप लीज बैक कर देते हो, आप किसी से खरीदते हो और उसी पर्सन को आप लीज बैक कर देते हो, तो जो सेलर का डब्ल्यूडीवी था ना, जो रिटर्न डाउन वैल्यू, वही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये बोलती है कि अगर कोई बिल्डिंग है, ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, हाँ, कि अगर कोई बिल्डिंग है जो बिल्डिंग पहले आपके किसी अदर पर्पस के लिए यूज होती थी, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने 2010 में कोई बिल्डिंग 10 लाख में खरीदी थी, 2010 में 10 लाख में खरीदी थी, जो मैं किसी अदर पर्पस के लिए यूज करता था, बिजनेस में यूज नहीं करता था। आज मैंने उसको बिजनेस में ला लिया, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लूं, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं जितने में खरीदा था दैट इज 10 लाख, और माइनस कर दीजिए आप नोशनल डेप्रिसिएशन, माइनस आप इतने साल का नोशनल डेप्रिसिएशन 2010-11 से लेके और लास्ट ईयर तक, इस साल तो आपने बिजनेस में ला लिया, तो लास्ट ईयर तक जितना भी आपका नोशनल डेप्रिसिएशन है वो नोशनल डेप्रिसिएशन आप लेस कर दीजिए और उसके बाद जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एक्चुअल कॉस्ट। ऐसा एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बोलती है। अब एक बात समझना, एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है, 7 है, 7A है करके, ठीक है, ये तीनों सिमिलर एक्सप्लेनेशन है, जो ये बोलती है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी ने अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर की, या फिर अमलगमेशन में असेट ट्रांसफर होती है, डीमर्जर में असेट ट्रांसफर होती है, तो आगे वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, ब्लॉक में कितने से जोड़ेंगे, तो आप इतना याद रखेंगे जो उसका डब्ल्यूडीवी था वो एज इट इज इसका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा, जो उसका डब्ल्यूडीवी था वो एज इट इज इसका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 ये बोलती है कि अगर कोई असेट है वो आप अगर लोन लेके खरीदते हैं, तो लोन लेके खरीदते हैं तो पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है वो सीधा पीएनएल के डेबिट में डाल दीजिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 9 है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी तुम्हारा टैक्सेस रहता है, ड्यूटी रहता है, जैसे जीएसटी वगैरह है, तो उसको क्या आपको एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ना है, तो मैंने बोला अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट या सैनवेट क्रेडिट नहीं मिलता तो एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ेंगे, अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो उसको एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 10 ये बोलती है कि कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट है, वो गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट सब्सिडी जो है, क्वेश्चन ये आता है क्या वो एक्चुअल कॉस्ट में लाइक लेस होगी, तो जो भी गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी वो असेट से रिलेटेड होती है तो वो एक्चुअल कॉस्ट में से आपको क्या करनी पड़ती है, लेस करनी पड़ती है। अब यहां पे एक्सप्लेनेशन नंबर 11 ये बोलती है कि अगर मान लो किसी नॉन रेजिडेंट ने क्या किया कि इंडिया के बाहर कोई असेट खरीदी थी, जैसे मान लो एक बंदा है नॉन रेजिडेंट मिस्टर सैम, उसने ऑस्ट्रेलिया में कोई कंप्यूटर खरीदा था, पहले वो ऑस्ट्रेलिया में यूज करता था, अब इस साल मान लो इंडिया में लेके आ गया, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, जितने में उसने खरीदा था माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे कि अगर इसको इंडिया में
यूज करता तो कितना डेप्रीशिएशन लेस हो जाता, वो लेस करने के बाद जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट, वो एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको सेक्शन 35 एडी के साथ में मैं समझाऊंगा। अब एक और बात समझना, यहां पे एक और एक्सप्लेनेशन आती है 43(6) की एक्सप्लेनेशन नंबर 7। ये बोलती है कि अगर कोई एसएससी है जिसका पार्टली इनकम बिजनेस है और पार्टली एग्रीकल्चर है, जैसे मैंने आपको बताया था वो टी कॉफी रबर वाला, टी कॉफी रबर के केस में क्या होता है, वो 40-60 होता है, 35-65 होता है, उसके बाद में 40-60 25-75 होता है। तो जो टी कॉफी रबर वाला केस है ना, उसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपका इनकम जो है वो पार्टली बिजनेस है पार्टली एग्रीकल्चर है, तो भी डेप्रीशिएशन ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे पूरा ही बिजनेस है। डेप्रीशिएशन आप ऐसे कैलकुलेट करोगे जैसे पूरा ही बिजनेस है, और जितना डेप्रीशिएशन आएगा ना वो सीधा ब्लॉक में से लेस हो जाएगा। जितना डेप्रीशिएशन आएगा वो पूरा ब्लॉक में से लेस हो जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा। ये फुल्ली अलाउ हो गया आपको और ब्लॉक में से पूरा डेप्रीशिएशन लेस हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई एसएलएम मेथड फॉलो करता है, ये एसएलएम मेथड कौन फॉलो कर सकता है, सिर्फ पावर जनरेटिंग और पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट है वो एसएलएम मेथड फॉलो कर सकती है। अगर एसएलएम मेथड फॉलो करते हो और आप असेट को बेच देते हो तो क्या होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 100 रुपीज की असेट थी, आपने 10 करके 2 साल डेप्रीशिएशन ले लिया, आपके पास डब्ल्यूडीवी अभी 80 बचा है। अगर आपने इस असेट को बेचा, यहां पे इंडिविजुअल असेट सिस्टम फॉलो करोगे, तो जब भी आप इस असेट को बेचते हो 80 डब्ल्यूडीवी है, 100 कॉस्ट था, 2 साल डेप्रीशिएशन लिया है, अब आप इस असेट को मान लो 72 में बेचते हो तो आपको लॉस हुआ कितने का, 8 का। इस लॉस को सीधा पीएनडल के डेबिट में डाल दो। ये जो लॉस हुआ ना इसको सीधा पीएनडल के डेबिट में डाल दो और इसको बोला जाता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर आपने इसको 89 में बेचा तो 9 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, इसको पीएनडल के क्रेडिट में डाल दो, इसको बोला जाता है बैलेंसिंग चार्ज। जस्ट इसको बोला जाता है बैलेंसिंग चार्ज, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक बात समझना, अगर मान लो आपने 117 में बेचा, आपका डब्ल्यूडीवी 80 था, आपने 117 में बेचा, टोटल 37 का प्रॉफिट हुआ, बट इस 37 के प्रॉफिट में से जो 20 का प्रॉफिट है ना वो तो पीजीबीपी में जाएगा जिसको बोला जाएगा बैलेंसिंग चार्ज, और जो कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आया, कॉस्ट कितना था 100 से ज्यादा कितना आया 17 आया, इस 17 को आपका बोला जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये कैपिटल गेन हेड में जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, डब्ल्यूडीवी से कम पैसा आया टर्मिनल डेप्रिसिएशन पीएनडल के डेबिट में, डब्ल्यूडीवी से ज्यादा पैसा आया बट कॉस्ट तक है पीएनडल के क्रेडिट साइड में, दैट इज द बैलेंसिंग चार्ज, और कॉस्ट से भी ज्यादा पैसा आता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, आज की डेट में गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट सब्सिडी आपको कोई भी मिलती है, अगर कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिलती है बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी पीजीबीपी हेड में। इसके दो एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन तो अगर वो असेट से रिलेटेड है तो आप असेट की एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर दीजिए, और दूसरा ध्यान रखना अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ कॉर्पस फंड कोई सब्सिडी दिया है तो वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं होता है, बाकी सब सब्सिडी और गवर्नमेंट ग्रांट है वो टैक्सेबल हो जाते हैं। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि असेट पार्टली बिजनेस के लिए यूज होती है और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है, पार्टली बिजनेस के लिए यूज होती है पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं ना, खर्चे का मतलब रेंट, उसका रेंट है या रिपेयर्स है करके, ठीक है, उसके साथ साथ में इंश्योरेंस है या उसके साथ साथ में डेप्रिसिएशन है, जितने भी खर्चे हैं ना वो खर्चे प्रोपोर्शनेटली अलाउ होंगे जितना आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं। में जितना आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो अलाउ नहीं होता, और जितने आपके खर्चे अलाउ होते हैं, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन जितना अलाउ होता है पीएनडल के डेबिट में जाता है उतना ही आपके ब्लॉक में से लेस होगा, तो ब्लॉक में से लेस मैं उतना ही करूंगा जितना डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउ होता है। अब एक बात समझना, इस साल से एक अमेंडमेंट आया और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि देखिए गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पे अब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन सर कब से नहीं मिलेगा, लास्ट ईयर से। ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली हुआ है और ये अमेंडमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर 2021 से। मींस अभी तुम्हारे एग्जाम के लिए तो प्रीवियस ईयर कौन सा है, तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है, दैट इज द प्रीवियस ईयर 21-22। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर 2021 से आपको गुडविल ऑफ बिजनेस या गुडविल ऑफ प्रोफेशन है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सर एक बात बताओ, हम ब्लॉक में तो पहले से इंटेंजिबल असेट का ब्लॉक होगा, इंटेंजिबल असेट में तो पेटेंट है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें आती होगी। भाई आपका जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक में तो बहुत सारी चीजें आती होगी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें होती होगी। अब आपका इंटेंजिबल असेट का ब्लॉक था, अब आप बोल रहे हैं कि 2021 से गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन सर उस गुडविल को कैसे फिर अलग करें हम ब्लॉक में से अलग कैसे करें? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करिए, हम क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर 2021 से नहीं मिलेगा, तो आप एक काम करिए कि जो आपका WDV 14/2020 को ब्लॉक का WDV है इंटेंजिबल असेट का, उसमें से गुडविल का WDV आप हटा दीजिए। अब आप मुझे बोलेंगे गुडविल का WDV आप कैसे हटाएंगे, तो गुडविल का WDV आप ऐसे कैलकुलेट करिए कि गुडविल कब खरीदी थी और कब खरीदी थी वहां से लेके और प्रीवियस ईयर 1920 तक गुडविल पे आप ऐसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए जैसे गुडविल वाज द ओनली असेट इन द ब्लॉक ऑफ असेट।
और उसके बाद में जो भी आपका WDV आता है वो WDV आप ब्लॉक में से लेस कर दीजिए, ब्लॉक में से उसको हटा दीजिए WDV को। प्रीवियस ईयर 2021 में उस WDV को आप हटा दीजिए, क्योंकि गुडविल पे अब डेप्रीशिएशन नहीं मिलता। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि 1/4/2020 को आपका इंटेंजिबल असेट का ब्लॉक था और उसकी WDV 40 लाख थी। अब इस इंटेंजिबल असेट में मान लो पेटेंट भी है, कॉपीराइट भी है, गुडविल भी है। अब गुडविल आपने खरीदा हुआ था, मान लो फॉर एन एग्जांपल 2015 में खरीदा हुआ था 7 लाख में। तो आप एक काम करिए कि 7 लाख पे 2015 से लेके और 1920 तक डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए। उसके बाद जो बचता है वैल्यू वो आप ब्लॉक में से लेस कर दीजिए। तो यहां पे गुडविल पे अब डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 2021 से नहीं मिलेगा और उससे पहले 1920 तक गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो उसी को लेके मैंने यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल को आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि देखिए आपका टोटल 70 लाख का WDV था, इसमें एक गुडविल भी है जो गुडविल आपने 14/5/2019 को खरीदा था। तो आप एक काम करिए ना, 18-19 और 19-20 2 साल का आप गुडविल पे डेप्रिसिएशन लेस करके जो बचती है वैल्यू वो आप इस 70 लाख में से लेस कर दीजिए। तो मैंने वैसा ही किया, ये 70 लाख में से जो WDV ऑफ गुडविल था उसको लेस कर दिया, जो बाकी बचेगा अब उस पे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो यहां पे आपका डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है और अब अपन चालू करेंगे सेक्शन 35 दैट इज साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 है। आप मेरी तरफ ध्यान देंगे, बोर्ड में नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे, आप मेरी तरफ ध्यान देखते जाइए, ठीक है? तो देखिए सेक्शन 35 बोलती है साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप खर्चा करते हो। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है कि अगर मान लो आप कोई भी मेडिसिन बना रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, दैट इज ऑल कॉल्ड साइंटिफिक रिसर्च। अब साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करते हो तो यहां पे डिडक्शन मिलता है। अब पहली चीज, साइंटिफिक रिसर्च आप कब कर रहे हो? एक तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकता है, एक बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस भी चल रहा है और आप साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हो। मींस बिजनेस भी कर रहे हो, रिसर्च भी कर रहे हो। जैसे आज रैनबैक्सी है, सिप्ला है, ये सब क्या कर रहे हैं, इनका बिजनेस भी चल रहा है और ये रिसर्च भी करते हैं। तो देखो, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन मिलेगा। मैंने क्या बोला? लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आप मुझे बोलेंगे सर लैंड और बिल्डिंग साथ में खरीदा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू को बाइफरकेट करना पड़ेगा। लैंड की वैल्यू पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो बिल्डिंग वाली वैल्यू रहेगी उस पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आप रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस है ही नहीं और आप वैक्सीन बना रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो उसमें ध्यान रखना मैक्सिमम 3 इयर्स के एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं। मैक्सिमम 3 इयर्स बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। मींस आज अगर बिजनेस कमेंस हुआ तो आज से पहले के जो 3 साल तक आपने जो खर्चे किए थे रिसर्च पे वो अलाउ होंगे उस ईयर में जिस ईयर में आप बिजनेस कमेंस कर रहे हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखना, रेवेन्यू में ओनली 2 ही खर्चे अलाउ होंगे, एक तो सैलरी का एक्सपेंडिचर और दूसरा मटेरियल का एक्सपेंडिचर। बिकॉज जब बिजनेस है ही नहीं और आप रिसर्च कर रहे हैं तो क्या चाहिए? एक तो सैलरी चाहिए जो साइंटिस्ट को बिठाया होगा और दूसरा मटेरियल चाहिए। वो खर्चे रेवेन्यू में 100% डिडक्शन मिलेगा, बाकी कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे। और एक और चीज ध्यान रखना, सैलरी में बेटा परक्यूजिट का खर्चा अलाउ नहीं होगा। सैलरी में परक्यूजिट का खर्चा है वो अलाउ नहीं होगा। और कैपिटल में वही, लैंड को छोड़ के बाकी पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, देखिए अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करते हैं, पहला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस भी चल रहा है, आप रिसर्च कर रहे हैं अगर ये, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% डिडक्शन, कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे आपको 100% डिडक्शन। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपका बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है तो मैक्सिमम 3 इयर्स के खर्चे है वो आपको अलाउ होंगे। उसमें रेवेन्यू में सैलरी और मटीरियल का खर्चा अलाउ होगा। सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट 100% डिडक्शन मिल जाएगा सैलरी और मटीरियल पे, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होंगे। और बेटा कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन हुआ करती है 35(2)(a)(b) करके। पहली चीज तो बताऊं, जो अभी तक मैंने बताया ना उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए सेक्शन होती है 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1 और कैपिटल के लिए क्लॉज नंबर 4। तो 35(1)(1) एंड 35(1)(4) करके है वो कैपिटल के लिए है। अब एक सेक्शन 35(2)(a) भी होती है जिसका आजकल कोई ज्यादा औचित्य है नहीं, आजकल ज्यादा वैल्यू है नहीं। क्यों वैल्यू नहीं है उसका रीजन मैं बताता हूं। ये सेक्शन 35(2)(a) भी क्या बोलती है पता है? कि अगर कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और रिसर्च अप्रूव्ड है, कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस है एंड रिसर्च अप्रूव्ड है, तो ऑल रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस है उस पर 100% डिडक्शन मिल जाएगा एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। मींस लैंड पे तो मिलेगा ही नहीं, बिल्डिंग पे इस सेक्शन में नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ, बिल्डिंग पे इस सेक्शन में नहीं मिलेगा बट सेक्शन 35(1)(4) में तो मिलता है, तो बिल्डिंग पे आप 35(1)(4) में ले लेंगे और बाकी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन यहां ले लेंगे। ये सेक्शन की अभी वैल्यू नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, इस सेक्शन में 150% डिडक्शन मिलता था, तो पहले उसकी वैल्यू थी, अब इसकी वैल्यू नहीं है। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर आप डोनेशन देते हैं किसी और को,
जैसे आपने डोनेशन दिया किसी और को, मींस रिसर्च कोई और कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ डोनेशन दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो भी क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। किसको दिया, कैसे दिया, तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अगर आपने डोनेशन दिया टू अप्रूव्ड राहुल आईसीयू को, किसको? टू अप्रूव्ड राहुल आईसीयू। राहुल आईसीयू का मतलब होता है रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को। क्या बोला? रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को। उसको अगर आपने डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया तो भी आपको 100% डिडक्शन है वो मिल जाएगा। अगर किसी आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को आपने डोनेशन दिया, 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और किसी इंडियन कंपनी को जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड है, अप्रूव्ड है, और उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसकी सेक्शन क्या होती है तो मैं बता दूं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए राहुल आईसीयू को डोनेशन दिया तो सेक्शन 3512 में आता है। सोशल स्टैटिस्टिकल के लिए 3513 में आता है। आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को 35 में आता है। और बेटा जो इंडियन कंपनी को आप देते हो उसके लिए 3512 में आता है। उन सेक्शन में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, जिस दिन आपने डोनेशन दिया उस दिन तो ये अप्रूव थे, लेकिन आगे जाके उनकी अप्रूवल कैंसिल हो जाती है, तो उस केस में भी आपको डिडक्शन मिलेगा? यानी आंसर इज यस, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आपको ये देखना है कि जिस दिन डोनेशन दिया था उस दिन वो अप्रूव थे, यानी आगे जाके उनकी अगर मान लो अप्रूवल विड्रॉ हो जाती है, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। अब एक और चीज समझना है यहां पे कि सर यहां पे साइंटिफिक रिसर्च के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, इनको आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को अपन अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो यहां साइंटिफिक रिसर्च के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अनएब्सॉर्ब रह जाते हैं उसको अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक और बात बताओ मुझे, जब आप यहां पे डिडक्शन ले लेते हो तो क्या आपको उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज नो। जब आप 100% यहां डिडक्शन ले चुके हो तो काय का डेप्रिसिएशन, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अपन चलते हैं 35D। 35D इज रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जब आप बिजनेस चालू करते हो या पुराने बिजनेस का कुछ एक्सटेंशन करते हो या नया यूनिट सेटअप करते हो, उस टाइम पे जो खर्चे होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं? या तो कोई फिजिबिलिटी स्टडी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस ली, या एमओए एओए का आपने प्रिंटिंग या ड्राफ्टिंग कराया, लीगल फीस है, या फिर पब्लिक इशू करते हो आप शेयर डिबेंचर का, उससे रिलेटेड कोई खर्चे, या फिर सीबीडीटी और भी कोई नोटिफाई करती है, वो खर्चे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। एक और चीज ध्यान रखना, यहां प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन है ना, वो सिर्फ एंड सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा, सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगा। और एक और चीज ध्यान रखना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको कब इंकर करना चाहिए पता है? या तो कोई नया बिजनेस चालू कर रहे हो, या पुराने बिजनेस का आप एक्सटेंशन कर रहे हो, या नया यूनिट सेटअप कर रहे हो। तो मैंने क्या बोला, नया बिजनेस चालू कर रहे हो, पुराने बिजनेस का एक्सटेंशन कर रहे हो, या नया यूनिट सेटअप कर रहे हो, उस टाइम अगर आपने कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किया तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात समझना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का जितना आप खर्चा करते हो ना, उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है कि आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रहेगा उस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो जो आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किया और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर एन एग्जांपल 7 लाख किया और आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 लाख। तो आपको यहां डिडक्शन कितना मिलेगा? 5 लाख। बट मान लो आपने यहां पे एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 3 लाख की किया होता तो डिडक्शन कितना मिलता? 3 लाख मिलता। लेकिन एक और चीज समझना, यहां पे डिडक्शन एक साथ में नहीं मिलता, आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन जो है वो एक साथ में नहीं मिलता, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो जैसे मान लो 7 लाख 5 लाख व्हिचएवर इज लोअर कम्स टू 5 लाख, तो 5 लाख एक साथ में नहीं मिलेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ऐसे आपको 5 इयर्स में डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हो इंडियन कंपनी के केस में। इंडियन कंपनी के केस में ये ऑप्शन है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड ले सकते हैं। लेकिन तो देखो, जब आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से किसी का भी 5% ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप हायर वाले का लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर एन एग्जांपल 1 करोड़ है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 करोड़ है, तो आप 2 करोड़ का 5% ले लेंगे। अब यहां पे एक और चीज समझना कि सर यहां पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड आप बोल रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो, सबसे पहली चीज कि आपने अगर मान लो नया बिजनेस चालू किया है, या जो बिजनेस का एक्सटेंशन किया है, या जो नया यूनिट सेटअप किया है, उसके लिए उस ईयर के लास्ट डेट पे बैलेंस शीट में फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने, फिक्स एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो आपने नया बिजनेस चालू किया उस बिजनेस का अगर एक्सटेंशन किया तो एक्सटेंशन वाले पार्ट का, नया यूनिट सेटअप किया तो नए यूनिट वाले पार्ट में, फिक्स एसेट में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है एज पर द बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट डे ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, दैट इज कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि नए बिजनेस के लिए या एक्सटेंशन के लिए या नया यूनिट सेटअप करने के लिए आपने
शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका कितना हुआ है? तो शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहां पे एक चीज ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस है उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेंगे, क्योंकि यहां क्लियरली बोला हुआ है क्या लेना है, शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस डिबेंचर है वही लेना है। रिजर्व एंड सरप्लस है या सिक्योरिटी प्रीमियम है वो सब यहां पे नहीं आता है करके। अब एक और चीज समझना, जिस ईयर में आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हो और आप डिडक्शन लेते हो उस ईयर में आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, ऑडिट इज मैंडेटरी। उसके बाद एक सेक्शन होती है 35 डीडीए। 35 डीडीए क्या बोलता है कि पहली चीज तो ये सेक्शन ऑल एसएससी के लिए, अगर आप वीआरएस पे खर्चा करते हो, वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन। अगर आप एम्प्लॉय को वॉलंटरीली निकाल रहे हो, बोले वॉलंटरीली घर पे जाके बैठो करके, ठीक है, उसके लिए वीआरएस कंपनसेशन देते हैं। वीआरएस कंपनसेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं सैलरी में भी। तो वीआरएस कंपनसेशन किसी को देते हो तो उसका डिडक्शन आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर अमलगमेशन डीमर्जर हो जाता है, जैसे मान लो अमलगमेशन डीमर्जर हो जाता है, तो सर जो अमलगमेशन डीमर्जर हुआ तो उस टाइम पे जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है या वीआरएस जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है, मान लो उसकी 3 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, तो क्या वो नए वाले को मिल जाएगी? एब्सोल्युटली यस, वो नए वाले को मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर अमलगमेशन डीमर्जर होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो भी तुम्हारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या वीआरएस का खर्चा है, जिस ईयर में अमलगमेशन डीमर्जर हुआ उस ईयर की इंस्टॉलमेंट है वो न्यू वाले को ही मिलेगी करके, पुराने वाले को नहीं मिलेगी, और जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो मिल जाएगी। अब यहां पे एक और चीज मैंने बताई 35 डीडीए को लेके। ये 35 डीडीए क्या होता है? 35 डीडीए में जो सक्सेशन होता है, सक्सेशन का मतलब होता है कि प्रोप्राइटर से कंपनी बदल जाना, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बदल जाना, कंपनी से एलएलपी बदल जाना, ये सीए फाइनल में पढ़ेंगे। अगर सक्सेशन हो जाता है तो उस केस में भी वीआरएस का खर्चा है वो नए वाले एसएससी को मिल जाता है रिमेनिंग। नेक्स्ट सेक्शन 35 एडी, जो बड़ी ही बड़ी सेक्शन है करके। 35 एडी इज स्पेसिफाइड बिजनेस। अब एक बात समझना, यहां पे कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस दे रखे हैं, यहां पे एक लंबी सी लिस्ट दे रखी है, दैट इज द 14 बिजनेस का लिस्ट, जिसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलता है। देखो रेवेन्यू पे तो दुनिया देती है, यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलता है, बट दिस सेक्शन इज ऑप्शनल। अगर आप चाहे तो इस सेक्शन को लीजिए, ना चाहे तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। अब एक बात समझना, यहां पे कौन कौन से बिजनेस कवर होते हैं, तो आप कैसे याद रखें। सबसे पहले आपका कोई अगर कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस है, कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फिश प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट वगैरह की कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस है। दूसरा अगर वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तीसरा पेट्रोलियम नेचुरल गैस का अगर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है। क्रॉस कंट्री का मतलब होता है अक्रॉस द कंट्री अगर कोई पाइपलाइन है तो उसके लिए। तो देखिए सबसे पहला कौन सा, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन। अगर मान लो आप हॉस्पिटल बनाते हैं जो एटलीस्ट 100 बेड या उससे ज्यादा का होना चाहिए, या होटल बनाते हैं जो 2 स्टार और अबव कैटेगरी का होटल होना चाहिए, या फिर अगर मान लो आप बिल्ड एंड ऑपरेट करते हैं कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, और इंडिया में अगर मान लो आप फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, या फिर आप क्या करते हैं कि आपका जो बिजनेस है दैट इज द वेयरहाउसिंग बिजनेस फॉर द शुगर स्टोरेज के लिए वेयरहाउस है, या फिर आपका जो बिजनेस है दैट इज द बी कीपिंग, बी हनी और बी वैक्स वाला बिजनेस, आप बी कीपिंग करते हैं, बी हनी और बी वैक्स का बिजनेस है, या फिर आपका जो बिजनेस है दैट इज द कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जो कस्टम में जो कंटेनर डेपो बनाते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाते हैं, या फिर स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्लरी पाइपलाइन का बिजनेस है, और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इन इंडिया। यहां पे ये 14 बिजनेस है। अगर आप ये 14 बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कौन कौन से, एक बार मैं वापस से रिवाइज करा रहा हूं। देखो आपको ऐसा जरूरी नहीं है सीक्वेंस याद रखनी है, एज वेल एज द जो मैंने डेट दे रखी है वो डेट आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। कौन कौन से 14 बिजनेस है, तो देखो सबसे पहली चीज आप कोल्ड चेन फैसिलिटी, दूसरा वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तीसरा आपका पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन, हॉस्पिटल होना चाहिए 100 बेड और मोर वाला, होटल 2 स्टार और अबव कैटेगरी, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया, बी कीपिंग, बी हनी, बी वैक्स वाला बिजनेस, कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वेयरहाउसिंग फॉर शुगर, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। आप अगर ये 14 बिजनेस में से कोई भी बिजनेस करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना सीधा पीएनडल के डेबिट में डालो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन यहां पे कुछ ऐसी है कि पहली चीज तो ये बिजनेस न्यू होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पुराने बिजनेस का कुछ ऐसा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, स्प्लिट अप करके कर दिया, ऐसा नहीं। नया बिजनेस चालू करो आपको डिडक्शन मिलेगा। एक और चीज समझना, इन बिजनेस में जो भी आप प्लांट एंड मशीनरी यूज करोगे ना वो सब नया होना चाहिए, सेकंड हैंड नहीं चलेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी है उसका 20% तक सेकंड हैंड हो सकता है, जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी है उसका 20% तक सेकंड हैंड हो सकता है। और दूसरा इंडिया के बाहर से जो भी आप सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करोगे ना वो न्यू ही मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के लिए वो न्यू ही मानी जाएगी। तो मैंने क्या बोला, इंडिया के बाहर से कोई भी प्लांट एंड मशीनरी अगर आप इंपोर्ट करोगे वो न्यू ही मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस। एंड पहला अगर आपका इंपोर्टेड प्लांट, पहला आपका 20% तक सेकंड हैंड हो सकता है। तो देखिए मैंने क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी न्यू होना चाहिए। दो एक्सेप्शन है, एक तो आप
20% तक सेकंड हैंड हो सकता है। और दूसरा, इंडिया के बाहर से जो इंपोर्ट करोगे जिसपे कभी भी इंडिया में कोई डिडक्शन डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, वो प्लांट एंड मशीन सेकंड हैंड है तो भी नया ही माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो यहां 100% डिडक्शन मिलता है ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मिलेगा या कुछ एक्सेप्शन है? मैं बता दूं, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मिलेगा एक्सेप्ट 3, 3 को छोड़ के। कौन कौन से 3 छोड़ने हैं? लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन 3 पे नहीं मिलेगा, बाकी सब पे 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सर अगर बिजनेस इस साल चालू हुआ, बिजनेस चालू होने से पहले कोई खर्चे किए तो क्या उस पे भी डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज यस, उस पे भी मिल जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आप बिजनेस चालू कर रहे हैं। तो जिस ईयर में आप बिजनेस कमेंस करते हैं उस ईयर में जो पहले के खर्चे हैं उस पे भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना कि अगर कोई भी आप असेट एक्वायर करते हैं जिसपे आप 35 एडी में डिडक्शन ले रहे हैं, वो 10,000 से ज्यादा का सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और एनी अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसी से करना पड़ेगा। कैश में नहीं कर सकते, अगर कैश में किया तो यहां पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, जब आप 100% यहां पे डिडक्शन ले लेते तो क्या उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा? एब्सोल्युटली नो, उस पे आपको कोई भी डेप्रिसिएशन है वो नहीं मिलेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना कि यहां पे जो आपका पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन वाला बिजनेस है एज वेल एज द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला बिजनेस है, वो सिर्फ इंडियन कंपनी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। सिर्फ इंडियन कंपनी और ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी है वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन वाला बिजनेस है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, पीएनजीआरबी से, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उससे अप्रूव होना चाहिए। और पीएनजीआरबी बोलेगा कुछ कैपेसिटी आपकी पाइपलाइन का दूसरों को भी यूज करने के लिए देना पड़ेगा। तो कल उठ के अगर मान लो रिलायंस का पेट्रोलियम का पाइपलाइन का बिजनेस है और उनको बोला गया कि बीपीसीएल को कुछ पार्ट यूज करने देना है, तो वो देना पड़ेगा। वो कौन डिसाइड करेगा? पीएनजीआरबी। अब एक और बात समझना, ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का बिजनेस है ना, ये भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और लोकल अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड होना चाहिए। और उनके साथ में ये अग्रीमेंट बनता है, और अग्रीमेंट बनके अगर गवर्नमेंट बॉडी के साथ में अग्रीमेंट है और वो अप्रूव होता है तो ही यहां डिडक्शन मिलता है। अब एक और चीज समझना, आपका स्पेसिफाइड बिजनेस में जब आप 100% डिडक्शन ले रहे हो तो आप ही बताओ इनिशियल ईयर में लॉस होगा या गेन होगा? राइट आंसर इज लॉस होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है, ये जो 14 बिजनेस के लॉसेस है वो सिर्फ 14 बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो और किसी से नहीं कर सकते। मींस स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम, उसके अलावा किसी और बिजनेस की इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम है, उसी से आप सेट ऑफ कर सकते हो। और जो भी तुम्हारे लॉसेस बचेंगे उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने साल के लिए? अनलिमिटेड ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज समझना, मैंने बोला स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन वो दूसरा वाला स्पेसिफाइड बिजनेस है ना, वो भले आप 35 एडी का उस पर डिडक्शन लेते हो या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उस वाले बिजनेस के प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा एक होटल है जो 25 साल पहले का 5 स्टार होटल है, 25 साल पहले का, 25 ईयर्स अगो का, तो उस पे तो मेरे को 35 एडी नहीं मिलता, क्योंकि होटल के केस में यहां पे डेट दे रखी है, दैट इज द आपका 1/4/2010 या उसके बाद में चालू होना चाहिए। बट मैंने एक नया होटल और चालू किया जो 1/4/2020 को किया। अब 1/4/2020 वाला जो होटल है उस पे 35 एडी में डिडक्शन मिल रहा है करके, ठीक है, तो क्या मैं इस होटल का लॉस है वो उस वाले होटल से सेट ऑफ कर सकता हूं? लेकिन वो होटल तो पुराना वाला जो है उस पे डिडक्शन नहीं मिलता, बट वो स्पेसिफाइड बिजनेस तो है ही है ना, 2 स्टार और अबव तो है ही है, तो क्या मैं उसके सामने सेट ऑफ कर सकता हूं? आंसर इज यस, आईसीआई बोलती है उसके सामने सेट ऑफ कर सकते हो, और ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था। अब एक और चीज समझना, यहां पे ये जितने भी बिजनेसेस है ना, वो जो पैसा लगाएगा वही बिजनेस को रन करना चाहिए, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, होटल के केस में आप ऑपरेशन किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक होटल बनाई, लेकिन मुझे ऑपरेट नहीं करना, मैंने ताज ग्रुप को या ओबरॉय ग्रुप को या ललित ग्रुप को या फिर मैंने लीला ग्रुप को होटल का ऑपरेशन ट्रांसफर कर दिया, चलेगा? आंसर इज यस, मैं डिडक्शन ले सकता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब एक और चीज समझना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि इसमें स्पेसिफाइड बिजनेस की जो असेट होती है ना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, स्पेसिफाइड बिजनेस की जो असेट है जिस पे आपने 100% डिडक्शन लिया है, उसको अगर आप बेचते हैं, कभी भी बेचते हैं, ऐसा नहीं कि अभी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 ईयर, 20 ईयर, इवन 50 ईयर्स आफ्टर भी बेचते हैं, जितने में सेल करेंगे ना, सेलिंग प्राइस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। जितने में आप सेल करेंगे दैट सेलिंग प्राइस इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई असेट है जिसपे स्पेसिफाइड बिजनेस में आपने डिडक्शन लिया, उस असेट को अगर आपने सेल किया तो सेल के टाइम पे जो सेलिंग प्राइस है ना वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, इवन दैट सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट, तो भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, यहां कैपिटल गेन नहीं आएगा। अब लोगों को पता था कि सेल करेंगे तो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में, लोगों ने क्या किया पता है, 2 बिजनेस है, मान लो एक स्पेसिफाइड एक नॉन स्पेसिफाइड, तो वो क्या करते थे, असेट को स्पेसिफाइड बिजनेस में एक्वायर करते थे, थोड़े दिन के बाद उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर देते थे, मैं शिफ्ट कर देते थे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में, बोलते थे हमने सेल थोड़ी किया है। लॉ मेकर्स ने बोला ऐसा कैसे,
तो लॉ मेकर्स ने कंडीशन डाली कि भैया जिस ईयर में आप कोई भी असेट को एक्वायर करते हैं उस ईयर से 8 ईयर्स तक आप किसी और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में उस असेट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मींस अगर आपने असेट स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर की है तो फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन विद इन 8 ईयर यू कैन नॉट ट्रांसफर टू द एनी अदर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर किया तो क्या होगा पता है, स्पेसिफाइड बिजनेस में जितना पहले डिडक्शन लिया था, स्पेसिफाइड बिजनेस में जितना पहले आपने डिडक्शन लिया था वो डिडक्शन वापस से पीजीबीपी का इनकम बनेगा, बट पूरा नहीं बनेगा। जितना डिडक्शन आपने पहले लिया था माइनस कर देंगे, डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होता अगर आपने 35 एडी ना लिया होता तो। बिकॉज भाई 35 एडी लिया है तो डेप्रीशिएशन अलाउ नहीं हुआ होगा, तो लोग बोलेंगे यार कोई बात नहीं, आप वापस से पीजीपीपी का इनकम बना रहे हो, हमने मान लो 2-3 साल यूज किया है, उसका डेप्रीशिएशन तो दे दो। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, डेप्रीशिएशन अलाउएबल कितना होता अगर आप 35 एडी नहीं लेते तो, और जो भी बचेगा दैट विल बी योर पीजीपीपी का इनकम। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखिए जो असेट आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर किया, यू हैव टू यूज फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली फॉर द 8 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया तो उस केस में क्या होगा, जितना पहले आपने डिडक्शन लिया था माइनस डेप्रिसिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35 एडी इज नॉट क्लेम, जो बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर एक बात बताइए, जब हम नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में उस असेट को लाएंगे तो उसमें एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे, क्योंकि ब्लॉक में उसको जोड़ना पड़ेगा, तो ब्लॉक में उसको जोड़ना पड़ेगा तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी पता है, जितने में खरीदा था माइनस अगर खरीदा था तब से उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही यूज करते तो कितना डेप्रिसिएशन लेस होता, वो लेस कर दो, जो भी बचेगा दैट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट इन द नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। तो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के ब्लॉक में कितने से जोड़ेंगे, जो एक्चुअल कॉस्ट थी माइनस जितने साल आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज किया, अगर उसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करते तो कितना डेप्रिसिएशन लेस होता, जो लेस करने के बाद जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एक्चुअल कॉस्ट। अब आप बोलेंगे सर ये तो 8 ईयर्स के लिए ही लग रहा है, 8 ईयर्स के बाद अगर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर किया होता तो कोई बात नहीं, कुछ भी वायलेशन नहीं होता। और यहां नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में एक्चुअल कॉस्ट क्या लेते, निल लेते, ऐसा एक्सप्लेनेशन 43(1) बोलती है। 43(1) की एक्सप्लेनेशन बोलती है कि 8 साल के बाद अगर आपने ट्रांसफर किया तो ऑब्वियसली यहां पे कुछ वायलेशन हुआ नहीं, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट है वो निल लेंगे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में, और स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई भी पीजीपीपी का इनकम नहीं बनेगा। इसको मैंने देखिए यहां पे एक अच्छे से चार्ट बना के मैंने आपको बताया है। अब अपन चलते हैं सेक्शन 36 पे। 36 है वो ये बोलती है कि आपको कुछ खर्चे हैं जिसका डिडक्शन 36 में मिलता है। सबसे पहला, अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया स्टॉक इन ट्रेड के लिए, जैसे ज्वेलरी वाले क्या करते हैं, ज्वेलरी का स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका प्रीमियम अलाउ हो जाएगा, आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तनिष्क वाले वो ज्वेलरी का इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका प्रीमियम आपको अलाउ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दूसरा, अगर आपने एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, तो क्या वो अलाउ होता है प्रीमियम, आंसर इज यस, अलाउ है, लेकिन एक कंडीशन है कि प्रीमियम शुड बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश को छोड़ के किसी भी मोड से आप प्रीमियम पे कर दीजिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तीसरा, अगर आपने बोनस और कमीशन दिया एम्प्लॉय को आपने बोनस एंड कमीशन दिया है तो क्या बोनस एंड कमीशन अलाउ हो जाएगा एम्प्लॉय को दिया, जो आंसर इज यस, अलाउ हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक सेक्शन टांग अड़ाती है और वो सेक्शन है 43B। 43B क्या बोलती है बताए कि एम्प्लॉय को जो बोनस एंड कमीशन आप दे रहे हो वो अलाउ तो होगा, लेकिन इट हैज टू एक्चुअली बी पेड, आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होता। तो मैंने क्या बोला, बोनस एंड कमीशन आप एम्प्लॉय को देते हो, भले बोनस कितना भी दो, ऐसा जरूरी नहीं बोनस एक्ट के हिसाब से एक सैलरी बोला तो एक सैलरी देना है, 2 सैलरी 4 सैलरी आपके हिसाब से जितना भी चाहे बोनस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बोनस देते हैं तो बोनस का खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट भैया वो बोनस आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको एक्चुअल में पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अलाउ इस साल में नहीं होगा, फिर वो जिस ईयर में आप पे करोगे उस ईयर में अलाउ होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने किसी लोन पे इंटरेस्ट पे किया तो लोन देखो 2 तरह का हो सकता है, एक तो बिजनेस के लिए लोन है, दूसरा आपका पर्सनल पर्पस वाला। पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट तो बिजनेस में अलाउ नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पस के लिए कोई लोन लिया, अब एक और चीज समझना, अगर असेट वाला है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज कर दो, उसके बाद का इंटरेस्ट P&L के डेबिट में डाल दो। अब एक बात समझना, अगर मान लो वो कोई दूसरा लोन है जो बिजनेस पर्पस के लिए जैसे वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह लेते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने लोन लिया है वो लोन किससे लिया है, लोन अगर आपने किसी शेड्यूल बैंक से लिया है, और शेड्यूल बैंक में कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाएगी, लोन अगर आपने किसी शेड्यूल बैंक, PFI, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या NBFC से लिया है, क्या बोला मैंने, शेड्यूल बैंक से लिया है,
पीएफआई से लिया है, एसएफसी से लिया है, एसआईआईसी से लिया है या एनबीएफसी से लिया है, तो आपको इंटरेस्ट अलाउ होता है। लेकिन यहां सेक्शन 43 भी टांग अड़ाती है कि इंटरेस्ट अलाउ तो होता है लेकिन अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको उस इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा एक्चुअल में, तो ही वो इंटरेस्ट अलाउ है, अदरवाइज वो इंटरेस्ट अलाउ नहीं है। बट अगर आप लोन किसी और से लेते हो तो भले इंटरेस्ट पे करो, या आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउ हो जाएगा। देखो आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउ हो जाएगा। ये 43B जो टांग अड़ाती है ना, वो कौन से केसेस में अड़ाती है? अगर आपने लोन बैंक, पीएफआई, एसएफसी, एसआईआईसी या एनबीएफसी से लिया है। अब एक बात समझना, जीरो कूपन बॉन्ड्स का डिस्काउंट अलाउ होता है नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं और पार पे रिडीम्ड होते हैं। जैसे 80 रुपए में कोई बॉन्ड इशू हुआ और 100 रुपीज में रिडीम्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स। सो 20 रुपीज है वो खर्चा है कंपनी का, तो क्या 20 रुपीज का खर्चा कंपनी को अलाउ हो जाएगा? आंसर इज यस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये 20 रुपीज का खर्चा कंपनी को अलाउ होता है, लेकिन ये प्रो रेटा बेसिस पे अलाउ होता है ओवर द कैलेंडर मंथ, कि कितना उसका टेन्योर है, उस टेन्योर में कितने कैलेंडर मंथ आते हैं, उतने कैलेंडर मंथ में वो अलाउ हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी कैलेंडर मंथ में 15 डेज या उससे ज्यादा है तो उसको पूरा कैलेंडर मंथ कंसीडर करेंगे, और 15 डेज से कम है तो उस कैलेंडर मंथ को अपन छोड़ देंगे। मैंने क्या बोला? 15 डेज या उससे ज्यादा डेज है तो उसको पूरा एक कैलेंडर मंथ कंसीडर करेंगे, 15 डेज से कम है तो उसको अपन छोड़ देंगे। उसके बाद में एम्प्लॉयर अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, बहुत बार आपको पता है, अपन ने सैलरी में भी पढ़ा था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ में वगैरह, तो क्या वो अलाउ होगा या नहीं? तो देखिए, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया या तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, कितने अच्छे नाम लग रहे हैं, अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज्ड। तो देखिए स्टैट्यूटरी, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पैसा डाला, किसमें? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, या किसी और फंड में जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी, 100% डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये अलाउ है। लेकिन यहां पे भी सेक्शन 43 भी टांग अड़ाती है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एम्प्लॉयर को उसमें जमा कराना पड़ेगा, तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया या किसी और फंड में किया तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलता। अब एक और चीज समझना, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है न्यू पेंशन स्कीम में या अटल पेंशन योजना में या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में, जो कि अपन डिडक्शन टॉपिक में 80CCD में पढ़ते हैं, अगर उस पर्टिकुलर पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया तो क्या डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर को? आंसर इज यस, मिलेगा। लेकिन यहां पे एक लिमिट है कि जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया और 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी में क्या लेना है? सिर्फ बेसिक सैलरी और डीए इन टर्म्स लेना है, ठीक है? बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स लेना है करके, ठीक है? सैलरी का 10% और जितना कंट्रीब्यूशन किया व्हिचएवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। बट यहां पे भी 43 भी टांग अड़ाएगी और वो बोलती है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, ये एक नई सेक्शन है, मतलब नई नहीं, थोड़ा एंटिक है और इसमें आपको ध्यान देना है थोड़ा। एक बात समझना, बहुत बार क्या होता है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कुछ पैसा काट के अपने पास रखता है, बोलता है तेरा पीएफ में डाल दूंगा या ईएसआई में डाल दूंगा, ऐसा बोलता है ना, पैसा काटता है करके, ठीक है? पीएफ के टूवर्ड्स एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की जेब से नहीं डाल रहा, वो एम्प्लॉय का बेचारे का काट रहा है। तो एम्प्लॉय का अगर कुछ पैसा काटा, पीएफ का, ईएसआई का एंड ऑल, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एम्प्लॉयर को उस पैसे को जमा कराना पड़ेगा उस फंड में। कब तक? उस फंड की ड्यू डेट तक। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट नहीं बाबा, फंड की ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ेगा। और पीएफ की ड्यू डेट क्या आती है? अगले महीने की 15, जमा कराना पड़ेगा अगले महीने की 15 तक, अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पैसा काटा, पीएफ का, ईएसआई का, दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड इन दैट फंड अप टू द ड्यू डेट ऑफ दैट फंड, अदरवाइज वो एम्प्लॉयर की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, एक होता है बेड डेट्स। क्वेश्चन ही आता है बेड डेट्स अलाउ होता है यानी? आंसर इज यस, आपको बेड डेट्स अलाउ हो जाएगा। लेकिन बेड डेट्स दो तरीके का होता है, एक तो तुम्हारा प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, एक एक्चुअल बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अलाउ नहीं होता, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अलाउ नहीं है। अपने इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन अलाउ नहीं है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इज नॉट अलाउड। लेकिन अगर एक्चुअल बेड डेट्स है तो वो अलाउ हो जाएगा, आंसर इज यस। लेकिन बेड डेट्स दो तरह के होते हैं, एक सेल्स के रिलेटेड बेड डेट्स है, एक लोन का बेड डेट्स है। तो सेल्स से रिलेटेड बेड डेट्स है वो अलाउ होता है, कभी भी लोन से रिलेटेड बेड डेट्स है वो अलाउ नहीं होता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है, अगर आपका बैंकिंग बिजनेस है, मनी लेंडिंग का ही बिजनेस है, तो उस केस में लोन से रिलेटेड बेड डेट्स है वो भी अलाउ हो जाता है। क्या बेड डेट्स लेने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो डेट है वो बैड हो गया? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू प्रूव। देखो बेड डेट्स लेने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि वो डेट कभी ना कभी आपकी इनकम में कंसिडर हुआ हो, कभी इस साल में या पिछले कभी किसी भी साल में आपकी इनकम में कंसिडर हुआ हो, तभी आप उसका बेड डेट्स ले सकते हैं। तभी मैं बोल रहा हूं सेल से रिलेटेड बेड डेट्स तो आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप बेड डेट्स लेते हैं तो आप डेटर्स को राइट ऑफ मानेंगे, आप जो डेटर है उस डेटर को राइट ऑफ मानेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि प्रोविजन फॉर बेड डेट्स वगैरह नहीं ले सकते, आप डेटर्स को राइट ऑफ मारेंगे। अब एक बात समझना, बहुत बार क्या होता है, एक आईसीडीएस करके कंसेप्ट आता है जो सीए फाइनल में पढ़ते हैं। मेनी टाइम क्या होता है कि आईसीडीएस के हिसाब से बहुत बार आप क्या करते हैं, इनकम को इंक्लूड कर देते हैं इनकम टैक्स में, बट अकाउंट्स में नहीं करते।
तो अकाउंट्स में तो इनकम बताई नहीं, बट आपने क्या किया, इनकम टैक्स में इनकम को इंक्लूड कर दिया। अब उसका बैड डेट्स हो गया, तो राइट ऑफ कैसे करें, राइट ऑफ तो तब करेंगे ना जब अकाउंट्स में इनकम बताएंगे। अकाउंट्स में तो आपने इनकम बताई नहीं, लेकिन इनकम टैक्स में आपने इनकम बताई। तो क्वेश्चन ये आता, क्या बिना राइट ऑफ किए भी हम बैड डेट्स ले सकते हैं? आंसर इज यस, बिना राइट ऑफ किए भी आप बैड डेट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, सर बैड डेट्स की रिकवरी हुई तो, जैसे बैड डेट्स अब अलाउ हो गया, थोड़े टाइम के बाद में किसी आगे वाले जो बैड डेट्स हो गया, बट आगे वाले पर्सन में भगवान आ गए, राम आ गए, और वो वापस आपको पैसे देने आ जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि बैड डेट्स की जो रिकवरी होती है, क्या रिकवरी टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस। जब भी बैड डेट्स रिकवर होता है, वो रिकवरी टैक्सेबल होती है उस ईयर में जिस ईयर में वो रिकवर होता है। एक और चीज समझना, भले आपका उस टाइम पे वो बिजनेस है या नहीं, जैसे मान लो पहले मैं टेक्सटाइल का बिजनेस करता था इन 2008, और उससे रिलेटेड बैड डेट्स का रिकवरी हुआ इस साल में 2021 में, तो भी क्या टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, तो भी टैक्सेबल होगा, भले आपका वो बिजनेस है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और टैक्सेबल कितना होता है? जितना रिकवरी होता है माइनस डिसअलाउड अर्लियर। एक एग्जांपल दे रखा है, उससे आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज समझना, बैड डेट्स का रिकवरी आपके हाथ में टैक्सेबल तभी होगा जब बैड डेट जिसने क्लेम किया था और रिकवर कर रहा है वो सेम पर्सन है। अब एक चीज समझना, जैसे मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म ने बैड डेट्स को क्लेम किया था और उसका पार्टनर उसको रिकवर करता है, तो क्या पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा? ना बाबा ना, पार्टनरशिप फर्म रिकवर करती है तो ही टैक्सेबल होगा। एक होता है फैमिली प्लानिंग के खर्चे, तो फैमिली प्लानिंग के जो खर्चे होते हैं उसका डिडक्शन सिर्फ कंपनी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, ओनली कंपनीज को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। और एक चीज समझना, कंपनीज को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, और फैमिली प्लानिंग में अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100% डिडक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, अगर मान लो आप ट्रेडिंग करते हो सिक्योरिटी में, आप शेयर्स खरीदने बेचने का बिजनेस है, कमोडिटी एमसीएक्स में आप ट्रेडिंग करते हो, डेरिवेटिव्स वगैरह आप करते हो, तो उसमें जो भी आप एसटीटी सीटीटी पे करते हो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हो। तो जो भी एसटीटी सीटीटी है वो आप पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हो। उसके बाद में जो तुम्हारा मार्क टू मार्केट लॉसेज है या अदर एक्सपेक्टेड लॉसेज है वो अलाउ होता है या नहीं, आपको यहां पे इस पे दिमाग लगाना नहीं है। आपको ध्यान रखना, मार्क टू मार्केट लॉसेज है वो अगर आईसीडीएस के हिसाब से है तो वो अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। उसके बाद एक सेक्शन आती है 37 क्या बोलती है कि अगर कोई खर्चा है वो आपका 30 से लेकर 36 तक अलाउ नहीं हुआ, तो क्या 37 में अलाउ हो जाएगा? आंसर इज यस, 37 में अलाउ हो जाएगा अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, वो खर्चा आपका होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, वो होली एंड एक्सक्लूसिवली आपका बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, वो खर्चा लीगल होना चाहिए। अगर इलीगल खर्चे हैं तो वो अलाउ नहीं होते, जो लीगल खर्चे हैं वो आपके अलाउ हो जाते हैं। यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर जो सीएसआर का खर्चा है क्या वो अलाउ होगा क्या? जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा है, अब कंपनीज एक्ट तो बोलता है सीएसआर करिए, बट मैं बता दूं इनकम टैक्स एक्ट बोलता है सीएसआर का खर्चा अलाउ नहीं होगा। जो सीएसआर का खर्चा है वो सीएसआर का खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर है दैट इज नॉट अलाउड, ये आपका बिजनेस का खर्चा नहीं है। अब एक और चीज समझना, सर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया क्या अलाउ होता है? आंसर इज यस, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर एडवर्टाइजमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में या पैम्पलेट में या ब्रोशर में या मैनिफेस्टो में आपने एडवर्टाइजमेंट किया है तो वो खर्चा अलाउ नहीं होता। तो मैंने क्या बोला, नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट आपने किया आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर ब्रोशर पैम्पलेट्स में आपने एडवर्टाइज किया तो वो खर्चा अलाउ नहीं होता है। उसके बाद में अगर आपने अपने एम्प्लॉय को या कस्टमर को वगैरह नॉर्मली कोई गिफ्ट वगैरह दिए, क्या खर्चा अलाउ हो जाएगा? आंसर इज यस। आपके जो कस्टमरी एक्सपेंसेस होते हैं, जब नया ऑफिस स्टार्ट करते हैं, दिवाली पूजा के खर्चे, वो सब अलाउ होते हैं। आंसर इज यस। अगर जो सीए है वो सीपी सेमिनार अटेंड करने जाते हैं, उनके कुछ सेमिनार के वगैरह खर्चे हुए वो अलाउ होते हैं। आंसर इज यस। डिविडेंड अलाउ होता है? आंसर इज नो, डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड कोई खर्चा नहीं है, वो अलाउ नहीं होता। और जो भी तुम्हारे प्रोविजन से है वगैरह है वो सब अलाउ नहीं होते हैं। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है शेयर इशू और एक्सपेंडिचर, इसमें एक बात समझना, अगर वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में चला जाएगा, बट वो अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है और अगर मान लो आईपीओ से रिलेटेड खर्चा है और एफपीओ से रिलेटेड खर्चा है, राइट इशू का खर्चा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, ये अलाउ नहीं होता। लेकिन बायबैक का खर्चा है, बोनस का खर्चा है या डिबेंचर लोन का खर्चा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, आपको अलाउ हो जाता है। आप बोलेंगे ये कैसे बाइफर्केशन किया? तो देखो, आईपीओ एफपीओ या राइट इशू निकालते हैं तो आपका शेयर कैपिटल ऊपर नीचे होता है, मीन शेयर कैपिटल में चेंज होता है करके, ठीक है, शेयर कैपिटल बढ़ता है। आईपीओ निकालो, एफपीओ निकालो, राइट इशू निकालो, शेयर कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल में चेंज हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर मान लो बायबैक करते हो, बायबैक के केस में आपका कैपिटल बेस सेम रहता है, क्योंकि जितने का बायबैक करते हो उतने का आप सीआरआर रिजर्व क्रिएट कर लेते हो। तो जब सीआरआर कर रहे हो तो कैपिटल बेस विल रिमेन सेम। बोनस के केस में आपके रिजर्व कैपिटलाइज होते हैं और डिबेंचर लोन है वो कैपिटल में नहीं आते, तो उससे रिलेटेड खर्चे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अलाउ हो जाएंगे। इसके बारे में इन डिटेल सीए फाइनल में पढ़ेंगे। अब एक बात समझना, सर क्वेश्चन ये आता है कोई टैक्सेस वगैरह हम पे करते हैं वो अलाउ होता है क्या? तो मैं बता दूं, आप इनकम टैक्स आपको अलाउ नहीं होगा,
इनकम टैक्स भी अलाउ नहीं होता, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं होता, इनकम टैक्स की पेनल्टी भी अलाउ नहीं होती। इनकम टैक्स नॉट अलाउड। इनकम टैक्स में मतलब टैक्स भी, सरचार्ज भी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कुछ भी नहीं। तो इनकम टैक्स नॉट अलाउड, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट नॉट अलाउड, उसकी पेनल्टी है वो नॉट अलाउड। अब एक बात समझना, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ होते हैं या नहीं, तो मैं बता दूं इनडायरेक्ट टैक्स आपने पे किया जैसे जीएसटी वगैरह वो अलाउ है, जीएसटी से रिलेटेड इंटरेस्ट है वो अलाउ है, लेकिन पेनल्टी अलाउ नहीं होती। लेकिन एक चीज समझना, यहां इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ तो होता है, लेकिन वहां पे एक सेक्शन 43 भी टांग अड़ाती है। 43 भी क्या बोलती है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक्चुअल में पे किया तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक्चुअल में पे किया इनडायरेक्ट टैक्स तो अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। पेनल्टी अलाउ नहीं होती, बट पेनल्टी दो तरह की होती है, एक होती है ब्रीच ऑफ लॉ और एक होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ लॉ की पेनल्टी है वो अलाउ नहीं होती, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी है वो अलाउ हो जाती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो रेवेन्यू नेचर का है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई पेनल्टी है तो वो अलाउ हो जाती है। अब एक बात समझना, बहुत बार ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जैसे सिप्ला वगैरह, ये लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर को फ्रीबीज देते हैं। तो क्या ये फ्रीबीज वगैरह अलाउ है? फ्रीबीज मतलब घुमाने ले गए फॉरेन, उनको फ्री सैंपल्स वगैरह दे दिए, ये अलाउ नहीं है, ये इलीगल एक्सपेंडिचर है, ये अलाउ नहीं होगा। उसके बाद में आपने अगर इनकम टैक्स पे करने के लिए कुछ लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट अलाउ होगा? आंसर इज नो, वो अलाउ नहीं होगा करके, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर के लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, तो उसका प्रीमियम पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होगा? आंसर इज यस, वो अलाउ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, एक सेक्शन 40 होती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होती है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन एक आधा पॉइंट तो आता ही है। यहां पे सेक्शन 40 है, 40 का क्लॉज नंबर जो है तुम्हारा ए और उसका सब क्लॉज नंबर 1, वो ये बोलता है कि इंडिया के बाहर अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, मतलब नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, उसको आपने कुछ पेमेंट किया या उसका अकाउंट क्रेडिट किया और जिस पे टीडीएस काटना था, इफ आपने टीडीएस नहीं काटा इस प्रीवियस ईयर में, यहां पे टीडीएस काटा बट आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक वो टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो आपका 100% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो सेक्शन 40 का क्लॉज है, सब क्लॉज 1 क्या बोलता है कि अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो या उसका अकाउंट क्रेडिट करते हो, मींस एंट्री करते हो, और जिस पे टीडीएस काटना था आपने टीडीएस काटा ही नहीं इस साल में, मींस इस प्रीवियस ईयर 21-22 में आपने टीडीएस नहीं काटा, यहां पे टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आपका 100% खर्चा है वो डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, आप अगर किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हो, सेक्शन 40 क्लॉज है, सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, किसी रेजिडेंट को पेमेंट करते हो और जिसका आपको टीडीएस काटना था, आप पेमेंट करते हो या क्रेडिट कर रहे हो, टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा इस प्रीवियस ईयर में या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आपका 30% खर्चा है वो इस साल में डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि सर मान लो हमने सबसीक्वेंट ईयर में टीडीएस काट लिया या हमने काटा तो इसी साल था बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में जमा कराया, तो क्या वो खर्चा जो डिसअलाउड हुआ था 100% या 30% जो पीएनडल के डेबिट में आया नहीं था वो फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा? आंसर इज यस। जिस ईयर में वो टीडीएस आप गवर्नमेंट को जमा कराओगे उस ईयर में वो अलाउ हो जाएगा, जिस ईयर में वो टीडीएस आप गवर्नमेंट को जमा कराएंगे उस ईयर में वो आपको अलाउ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन जो ये मैंने आपको बताई, इसका एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या बोलता है पता है, कि जैसे मान लो आपने किसी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया और आप टीडीएस काटना भूल गए, आप टीडीएस काटना भूल गए, तो आपको खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा इस साल में 100% या 30%। नॉन रेजिडेंट था तो 100%, रेजिडेंट है तो 30%, खर्चा डिसअलाउड हो गया इस बार, मतलब पीएनडल के डेबिट में वो खर्चा आया ही नहीं। लेकिन वो वाला बंदा है ना बड़ा ऑनेस्ट है, जो पेई है वो बड़ा ऑनेस्ट है, वो एकदम ही मतलब अरविंद केजरीवाल है या नहीं आई डोंट नो बट एग्जांपल है, मान लो वो बड़ा ही ऑनेस्ट पर्सन है करके, ठीक है। उस आगे वाले ने क्या किया पता है, इनकम को अपनी इनकम में जोड़ दिया, उस पर जो टैक्स आता था वो गवर्नमेंट को भर दिया, उसने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया और आप एक सीए का सर्टिफिकेट लाके दे देते हो। आप लोग जो पेयर था वो सीए का सर्टिफिकेट लाता है कि वो बंदा बड़ा ऑनेस्ट है, उसने सब कर लिया, तो अब खर्चा अलाउ कर दो ना। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कोई बात नहीं, जिस ईयर में वो अपना रिटर्न फाइल करेगा ना उस ईयर में आपको वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। जो आपको डिसअलाउड हुआ था 100% या 30% वो आपको अलाउ हो जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में वो ऑनेस्ट पर्सन ने अपना रिटर्न फाइल किया। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आपने किसी पर्सन को कुछ भी पेमेंट किया था या क्रेडिट किया, आप टीडीएस नहीं काटा, बट वो बंदे ने क्या किया, उस इनकम को अपनी इनकम में जोड़ दिया, उस पे जो टैक्स आता था वो टैक्स भर दिया, उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, आप एक सीए का सर्टिफिकेट लाके दे देते हो इन द फॉर्म नंबर 26A करके, तो उस केस में भैया आपको वो खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में वो अपना रिटर्न फाइल करेगा। तो इस साल में तो आपका खर्चा डिसअलाउड होगा 30%, 100%, और जिस ईयर में वो अपना रिटर्न फाइल करेगा उस ईयर में आपको वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। अब एक बात समझना, सेक्शन 40 क्लॉज है, सब क्लॉज 1 भी ये बोलता है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से
स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से अगर कोई भी रॉयल्टी चार्ज करती है, प्रिविलेज फीस चार्ज करती है, कोई भी फीस चार्ज करती है करके, ठीक है, तो वो रॉयल्टी या फीस है वो उस स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अलाउ नहीं होगी। तो मैंने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई फीस रॉयल्टी वगैरह पे करती है और एक्सक्लूसिवली वो उन्हीं से चार्ज किया जा रहा है, तो इनको वो डिसअलाउड हो जाएगा, अलाउ नहीं होगा। उसके बाद एक और चीज समझना, एक सेक्शन 40 क्लॉज या सब क्लॉज 3 बोलता है कि इंडिया के बाहर किसी नॉन रेजिडेंट को आप सैलरी पे करते हो, या इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर किसी को भी सैलरी पे करते हो, या इंडिया के अंदर किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे करते हो, और आपने अगर टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काटा बट टीडीएस की ड्यू डेट तक वो टीडीएस जमा नहीं करा है। टीडीएस की ड्यू डेट क्या रहती है पता है? अगले महीने की 7 तारीख, नेक्स्ट मंथ 7 तक आपने अगर वो टीडीएस जमा नहीं कराया तो उस केस में आपको वो सैलरी अलाउ नहीं होगी, आपको सैलरी अलाउ नहीं है। सिर्फ सैलरी के केस में क्या है कि आप अगर किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी को भी सैलरी का पेमेंट करते हो तो आपको उसका टीडीएस काटना, काट के टीडीएस की ड्यू डेट तक जमा कराना है, तो ही आपको खर्चा अलाउ होगा, अदरवाइज वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। सेक्शन 40 क्लॉज सब क्लॉज 5 ये बोलता है कि अगर आपका कोई नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है एम्प्लॉय का, और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स है वो एम्प्लॉयर भर रहा है, एम्प्लॉयर अपनी खुद की पॉकेट से टैक्स भर रहा है, तो एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टैक्स है वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010 सीसी। तो 1010 सीसी में जब एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट हो रहा है तो एम्प्लॉयर को इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक सेक्शन 40A सब सेक्शन 2 ये बोलती है कि आप अपने रिलेटिव को पेमेंट करते हैं तो असेसिंग ऑफिसर के पास में ये पावर है कि उसमें से रीजनेबल खर्चा अलाउ करेगा और अनरीजनेबल डिसअलाउड कर देगा। जैसे मान लो मैं मेरी वाइफ को सैलरी देता हूं तो उस केस में वाइफ के लिए जो रीजनेबल सैलरी है वो अलाउ हो जाएगी, अनरीजनेबल सैलरी मेरे बिजनेस में डिसअलाउड हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है यहां पे रिलेटिव होता कौन है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव होगा स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। क्या बोला मैंने? स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट करके, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के रिलेटिव कौन होंगे? उसके पार्टनर एंड पार्टनर के रिलेटिव। कंपनी है तो कंपनी के लिए डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के रिलेटिव। एओपी बीवाई है तो मेंबर एंड उसके रिलेटिव करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर कोई पर्सन है, अगर कोई एनी पर्सन है, वो एनी पर्सन हो सकता है, ये एनी पर्सन है, वो एनी पर्सन और दूसरा भी एनी पर्सन है, ठीक है। अब एक बात समझना, ये एनी पर्सन एंड उसके रिलेटिव, आप चाहिए तो यहां पे लिख लीजिए एंड उसके रिलेटिव करके, ठीक है। यहां पे भी एनी पर्सन एंड उसके रिलेटिव। अब एक बात समझना, ये पर्सन अगर इस दूसरे पर्सन, ये पर्सन और उसके रिलेटिव मिलके किसी दूसरे पर्सन के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, या ये पर्सन और इसके रिलेटिव मिलके इसके बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये आपस में रिलेटिव हो जाएंगे। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखती है तो वो आपस में रिलेटिव मान लिए जाते हैं। यहां सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग और 20% और मोर का पीएसआर, दैट इज कॉल्ड योर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, जैसा अपन क्लबिंग में पढ़ते हैं। एक और चीज समझना, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग की 2 सब्सिडरी कंपनी है तो ऑब्वियसली होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी तो आपस में रिलेटिव होगी, ये तो आपस में रिलेटिव होगी, ये तो आपस में रिलेटिव होगी। लॉ मेकर्स बोलते हैं ये आपस में जो सब्सिडरी कंपनी है ना, ये भी आपस में रिलेटिव मानी जाएगी। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 ये क्या बोलता है कि आप सिंगल डे में किसी भी पर्सन को, सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पेमेंट करना पड़ेगा, आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपका वो खर्चा 100% डिसअलाउड हो जाएगा। तो इन अ सिंगल डे सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। कैसे करना है? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्या हम सर क्रॉस चेक से कर सकते? नहीं कर सकते। बियरर चेक से कर सकते? नहीं कर सकते। सिर्फ आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो ही अलाउ है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं तो ये लिमिट 35,000 की हो जाती है। मींस ट्रांसपोर्टर को आप 35,000 तक सिंगल डे में कैश में पेमेंट कर सकते हैं, 35,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपने खर्चे का डिडक्शन तो पहले ही ले लिया है। जैसे मान लो मैंने परचेज है वो 2 इयर्स अगो किया था, तो परचेज मैंने अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन ले लिया था, इस साल में मैं उसका खर्चे का पेमेंट कैश में कर देता हूं, तो आप बोलोगे खर्चा अलाउ नहीं होगा, डिसअलाउड होगा। अरे वो तो अलाउ 2 साल पहले हो गया ना, तो अब क्या होगा? तो इस साल में वो आपकी इनकम बनेगी। तो मैंने क्या बोला, अगर आपने खर्चे का पहले आपने अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन ले लिया है और करंट ईयर में आप उसको कैश में पेमेंट करते हैं 10,000 से ज्यादा सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, तो करंट ईयर में वो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे
कुछ जो है वो एक्सेप्शन है जहां पे आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर मान लो आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, बैंक को पेमेंट करते हैं, एलआईसी को पेमेंट करते हैं, आरबीआई को पेमेंट करते हैं, इनको आप कितना भी कैश में पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह है या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, भीम यूपीआई, क्यूआर कोड, उससे पेमेंट करते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड माने जाते हैं, चलेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने किसी को बुक एंट्री से पेमेंट किया तो भी चलेगा। बुक एंट्री का मतलब क्या होता है पता है? मैं आपके 10 लाख मांगता हूं, आप मेरे 7 लाख मांगते हो, मैं आपके 10 लाख मांगता हूं, आप मेरे 7 लाख मांगते हो, हम 7 लाख को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बुक एंट्री, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप क्या करते हैं, किसी प्रोड्यूसर को पेमेंट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का या फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, पोल्ट्री प्रोडक्ट का, फिश प्रोडक्ट का, लाइव स्टॉक के लिए। मींस आप किसी किसान से गेहूं खरीदते हैं, किसी मछुआरे फिशरमैन से आप फिश खरीदते हैं, या किसी से आप एनिमल्स वगैरह खरीदते हैं, उसके लिए आप कितना भी कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब ग्रेचुइटी, पेंशन वगैरह है, उसमें 50,000 तक का लिमिट है, आप 50,000 तक कैश में पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर पेमेंट आप किसी ऐसी जगह कर रहे हैं जहां पे बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मींस ऐसे किसी गांव या ढाणी में पेमेंट कर रहे हैं जहां बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। एक और चीज समझना, अगर मान लो आप पेमेंट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को एज अ सैलरी का, और वो बंदा जो है ना वो 15 डेज से ज्यादा के लिए कहीं बाहर जा रहा है, 15 डेज से ज्यादा के लिए क्या कर रहा है, 15 डेज या उससे ज्यादा के लिए वो बाहर जा रहा है, या फिर वो शिप पे वगैरह जा रहा है और वहां पे कोई बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसको आप कैश में सैलरी का पेमेंट करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चलेगा। अब एक और चीज समझना, आप अपने किसी एजेंट को पेमेंट करते हैं और एजेंट को आगे कैश में पेमेंट करना जरूरी है। आप एजेंट को पेमेंट करते हैं और एजेंट को आगे कैश में पेमेंट करना जरूरी है। जैसे मेरा एक एजेंट है, वो हरियाणा मान लो चावल खरीदने जा रहा है, गेहूं खरीदने जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने जा रहा है, और उसको आगे किसान को कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, तो मैंने मेरे एजेंट को कैश में पेमेंट किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज समझना, अगर मान लो जो मनी चेंजर होते हैं, मनी चेंजर जो है वो उनको कैश, ऑब्वियसली अगर मान लो डॉलर खरीदने हैं तो इंडियन रुपीज कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, वो कैश में पेमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज समझना, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी पर्सन से जो मैन्युफैक्चर कर रहा है किसी कोटेज इंडस्ट्री में, विदाउट द एड ऑफ द पावर, मींस हेल्प पावर की नहीं ले रहा, बिना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोटेज इंडस्ट्री में अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं कैश में, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, 40 सबसेक्शन 7 ये बोलता है कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी आपका डिसअलाउड होगा। आप इतना ध्यान रखिए, प्रोविजन सब डिसअलाउड होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी है वो डिसअलाउड होगा। ग्रेचुइटी में अगर आपने एक्चुअल ग्रेचुइटी पे किया तो अलाउ है, या फिर अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में आपने कंट्रीब्यूशन किया तो अलाउ है। आप सिर्फ प्रोविजन करते हैं तो प्रोविजन अलाउ नहीं होता है। अब एक और चीज समझना, ये 43B आया। 43B क्या बोलती है? बहुत सारी जगह टांग अड़ाती थी। सर कहां पे टांग अड़ाती थी? बहुत सारी जगह टांग अड़ाती थी। तो मैं अब आपको रिवाइज करा देता हूं कि वो कहां पे टांग अड़ाती थी। सबसे पहले अगर मान लो आपका कोई टैक्स ड्यूटी या सेस है, मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, या बोनस एंड कमीशन जो एम्प्लॉय वाला है, या फिर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन एसपीएफ, आरपीएफ, एजीएफ, एएसएफ वाला, या जो नेशनल पेंशन स्कीम वाला है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करके, ठीक है। या फिर तुम्हारा कोई लोन लिया है, और लोन किससे लिया है? शेड्यूल बैंक से, पीएफआई से, या फिर आपका स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या एनबीएफसी से लोन लिया है। या लीव एनकैशमेंट, मींस आपने एम्प्लॉय का जो लीव सैलरी है, या आपने कोई रेलवे का असेट यूज किया था और रेलवे को कुछ पेमेंट कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो 6 पेमेंट है ना, 5-6 पेमेंट्स है, ये आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक करना ही पड़ेगा। अगर आपने इस साल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक कर दिया ये पेमेंट, तो इस साल अलाउ होगा, अदरवाइज इस साल अलाउ नहीं होगा। फिर जिस ईयर में आप पेमेंट करेंगे उस ईयर में अलाउ होगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपका अगर कोई टैक्सेस ड्यूटी, एसएमएस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कौन सा, एसपीएफ, आरपीएफ, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, न्यू पेंशन स्कीम, या कोई भी फंड जो लॉ के हिसाब से है, बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय करके, या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द शेड्यूल बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक भी शेड्यूल बैंक होती है, पीएफआई है, एसएफसी है, एसआईआईसी है, या एनबीएफसी है। उसके बाद में आपका जो भी लीव एनकैशमेंट है, जिसको हम लीव सैलरी बोल सकते हैं, और आपने कोई रेलवे का असेट यूज किया, उनके लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा। तो खर्चा इस साल में अलाउ होगा, अदरवाइज इस साल में खर्चा अलाउ नहीं होगा। उसके बाद एक सेक्शन होती है 43A। 43A क्या बोलती है? बड़ी सिंपल सेक्शन है कि इंडिया के बाहर से अगर आपने कोई असेट खरीदी, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे, इंडिया के बाहर से कोई असेट खरीदी है, या तो इंडिया के बाहर से असेट खरीदी है फॉरेन करेंसी लोन लेके, या सप्लायर क्रेडिट पे, जिससे खरीदी है वो उसने क्रेडिट दिया है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने का जो भी है क्रेडिट दिया है, तो सप्लायर क्रेडिट पे या फिर फॉरेन करेंसी लोन लेके आपने इंडिया के बाहर से कोई एसेट खरीदी है, तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि आपने खरीदते टाइम तो उस टाइम का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा उससे आपने अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। लॉ मेकर्स बोलते हैं जब भी आप उस फॉरेन करेंसी लोन का रीपेमेंट करते हैं या उस सप्लायर को पेमेंट करते हैं, पेमेंट के टाइम पे अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन या लॉस हुआ तो उसको आपको ब्लॉक में एड लेस करना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ तो ब्लॉक को बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, बट अगर गेन हुआ
तो उस टाइम पे आप ब्लॉक में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद एक सेक्शन होती है 41 भी पीजीबीपी की इनकम होती है, जिसको बोलते हैं डीम्ड पीजीबीपी करके, ठीक है। ये पीजीबीपी लाइक इसको पीजीबीपी में टैक्सेबल करेंगे। सबसे पहले कौन सा सेक्शन 41(1) क्या बोलता है बताए, कि अगर मान लो आपने कोई डिडक्शन पहले ले लिया था, पीएनडल के डेबिट में कोई खर्चा डाल दिया था, और अब क्या होता है, या तो उसका आपको वापस से रेमिशन मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। जैसे पीएनडल के डेबिट में आपने कोई जीएसटी डाल दिया, फिर आपको रिफंड मिल गया, तो वो पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। या फिर पीएनडल के डेबिट में कोई खर्चा डाला था जो आपकी ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी, अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया था, वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है, आपको पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो वापस से वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल पीएनडल के डेबिट में डाल दिया, और कोई ऐसा सीएम आ गया जिसने बोला लाइट बिल पे करने की जरूरत नहीं है, तो उतने से आप धनवान हो गए, उससे उतने से आप प्रॉफिट में आ गए, तो वो वापस से आपके लिए पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा करके। अब एक और चीज समझना, यहां पे अगर आपका वर्किंग कैपिटल लोन का विवो होता है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल लोन का पैसा आप रेवेन्यू खर्चों के लिए यूज करते हैं, तो पीएनडल के डेबिट में खर्चे डाले होंगे, और उसका अगर विवो हो जाता है तो वो भी आपके 41(1) में टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर मान लो मैं परचेज किसी से किया था, और परचेज किया और वो आगे वाले पर्सन को पेमेंट ही करना नहीं पड़ा, मतलब इसमें बैड डेट्स हो गया, मजा आ गया अपने को, तो क्योंकि परचेज किया था और बैड डेट्स उसने डाल दिया, तो अपने को फायदा हो गया, तो उतना वापस से पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। एक सेक्शन होती है 41(3), और इससे रिलेटेड बेटा जो जनवरी या दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। साइंटिफिक रिसर्च की असेट आपने बेच दी, मैंने आपको बोला साइंटिफिक रिसर्च में जो आप असेट खरीदते हो उस पर 100% डिडक्शन मिलता है। अब क्वेश्चन ही आता है कि उस असेट को अगर आप बेच देते हैं तो क्या होगा। देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो उस असेट को आप बिजनेस में यूज कर लो ना यार, ऐसा हो सकता है ना, बिजनेस में यूज कर लो। जैसे फॉर एन एग्जांपल क्या हुआ कि एक रेनवैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन बनाने के लिए लेबोरेटरी चालू की थी, लेबोरेटरी में रिसर्च कंप्लीट किया, रिसर्च कंप्लीट करने के बाद कुछ असेट थी उसको उन्होंने नॉर्मल बिजनेस में ला लिया। अगर नॉर्मल बिजनेस में आप ला लेते हो तो उस केस में आपको ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा, बट ब्लॉक में कौन सी वैल्यू से ऐड करोगे, निल वैल्यू से, जैसा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 43(1) में दे रखा था, आपको निल वैल्यू से ऐड करना है। अब एक और चीज समझना, फिर अगर आप अगर उसको बेचते हो तो वो तो ब्लॉक की असेट बन गई, ब्लॉक को जब बेचते हैं तो वो फुल ब्लॉक ट्रांसफर, पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर, उसके हिसाब से अगर कैपिटल गेन लगना है तो लग जाएगा। लेकिन अगर आप लेबोरेटरी से सीधा बेच देते हो, जैसे लेबोरेटरी की असेट थी, लेबोरेटरी रिसर्च पूरा हुआ, लेबोरेटरी से सीधा आपने बेच दिया, तो यहां पे एक सेक्शन होती है 41(3), और 41(3) क्या बोलती है कि आप अगर बिना बिजनेस में यूज किए लेबोरेटरी से सीधा ही आप बेच देते हो, तो उस केस में जितने में आपने बेचा और जितना आपने 35 में डिडक्शन लिया था, विच एवर इज लोअर है वो आपके लिए पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 41(3). तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने एक असेट है जिसपे 100 का डिडक्शन लिया था, और उसको 100 का पूरा डिडक्शन, 100 की कॉस्ट थी, 100 का डिडक्शन लिया था, अब आपने उसको 80 में बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 80 है, आपने डिडक्शन कितने का लिया था, 100, लोअर कितना आ गया, 80, तो 80 आपके लिए पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट से भी ज्यादा आ जाता है, जैसे आप मान लो आपने जो सेल किया वो 130 में किया, तो यहां पे सेलिंग प्राइस है 130, डिडक्शन कितना लिया था 100 का, तो 100 तो कहां टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में, और जो सेल प्राइस जो है जितना कॉस्ट से ज्यादा 30 है, वो 30 आपका कहां जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। उसके बाद बैलेंसिंग चार्ज और रिकवरी ऑफ बैड डेट्स है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 44AA दैट इज रिलेटेड टू द कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी, तो उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसको मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल बोल सकता हूं। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में कौन कौन से लोग आते हैं पता है, या तो मेडिकल, लीगल, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डेकोरेटर, कंपनी सेक्रेटरी, या फिर और भी कोई प्रोफेशनल नोटिफाई होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल। तो एक चीज समझना, प्रोफेशनल के केस में क्या होता है कि लास्ट के 3 इयर्स, इस करंट ईयर को छोड़ दो, लास्ट के 3 इयर्स का, ऑल 3 इयर्स का, मींस तीनों साल का ग्रॉस रिसिट अगर 1,50,000 से ज्यादा है, लास्ट के 3 इयर्स का, ऑल 3 इयर्स का ग्रॉस रिसिट जो है वो 1,50,000 से ज्यादा है, 1,50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में इस साल उस प्रोफेशनल को स्पेसिफाइड बुक बनानी पड़ेगी। और स्पेसिफाइड बुक का मतलब क्या होता है, उसको कैश बुक भी बनानी पड़ेगी, जर्नल बनानी पड़ेगी, लेजर बनानी पड़ेगी, कार्बन कॉपी रखनी पड़ेगी बिल का जो 25 रुपए से ज्यादा का है, ओरिजिनल बिल, खर्चे का जो बिल है वो 50 रुपए से ज्यादा है, उसका ओरिजिनल बिल रखना पड़ेगा, और जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको डेली केस रजिस्टर्ड बनाना पड़ेगा, और मेडिकल इन्वेंट्री भी, दवाइयां वगैरह कितनी रखते हैं उसका भी रजिस्टर्ड बनाना पड़ेगा। मींस स्पेसिफाइड बुक बनानी पड़ेगी अगर लास्ट के ऑल 3 इयर्स का ग्रॉस रिसिट 1,50,000 से ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो आपका पहले ही साल नया
प्रोफेशन है, पहला ही साल है, नया प्रोफेशन है, पहले ही साल आपको लग रहा है कि अपना तो 1,50,000 को क्रॉस कर ही जाएगा फर्स्ट ईयर, तो पहले साल से ही आप स्पेसिफाइड बुक बना दीजिए। लेकिन मान लो आपके लास्ट के 3 इयर्स का 1,50,000 से ज्यादा नहीं है ग्रॉस रिसिट, तो आपको नॉर्मल बुक बनानी पड़ेगी। मींस कोई भी ऐसा एक रजिस्टर्ड वगैरह बना दो जिससे कि असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो आपका असेसमेंट कंप्लीट कर पाए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, जो बिजनेस वाले लोग होते हैं उनको बुक बनानी है या नहीं, तो उसमें दो पार्ट। पहली चीज बुक बनानी है, दूसरी बनाने की जरूरत नहीं। देखो इसमें प्रोफेशन में तो क्या था, स्पेसिफाइड बुक और एनी बुक। यहां पे क्या है, या तो बुक बनानी है एनी बुक, या बुक बनाने की जरूरत नहीं। बुक कब बनानी है और कब नहीं बनानी, तो समझने की कोशिश करना। लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि बिजनेस के केस में लास्ट के 3 इयर्स में, बिजनेस के केस में लास्ट के 3 इयर्स में किसी भी ईयर में या तो पीजीबीपी का इनकम 1,20,000 से ज्यादा है, पीजीबीपी का इनकम, बिजनेस का इनकम 1,20,000 से ज्यादा है किसी भी ईयर में, या फिर लास्ट के 3 इयर्स में किसी भी ईयर में आपका जो टर्नओवर ग्रॉस रिसिट है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो आपको बुक बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आपको बुक बनाने की जरूरत नहीं है। देखो वहां पे मैं ऑल 3 इयर्स की बात कर रहा था प्रोफेशन के केस में, यहां पे मैं एनी की बात कर रहा हूं कि लास्ट के 3 साल में किसी भी साल में या तो पीजीबीपी का इनकम 1,20,000 से ज्यादा है, या फिर आपका ग्रॉस रिसिट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में ये 1,20,000 का लिमिट है वो 2,50,000 हो जाएगा, और आपका जो टर्नओवर का लिमिट 10 लाख है वो 25 लाख हो जाएगा। इससे ज्यादा किसी भी साल में हो गया तो आपको बुक बनानी है, जिससे कि असेसिंग ऑफिसर आपका असेसमेंट कंप्लीट कर ले। अदरवाइज आपको बुक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उस केस में आपको 25,000 रुपए का पेनल्टी लगेगा, ऐसा सेक्शन 271A बोलती है। अब एक और चीज समझना, टैक्स ऑडिट। सर टैक्स ऑडिट किसको करानी पड़ती है, तो मैं बता दूं टैक्स ऑडिट किसको करानी पड़ती है इनकम टैक्स में, तो मैं बता दूं सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। तो देखो बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। इस प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या आपकी इस साल में जो टोटल रिसिट है ना, टोटल रिसिट कोई भी हो सकती है, बिजनेस की रिसिट, अदर रिसिट, कोई भी रिसिट, टोटल रिसिट है, वो टोटल रिसिट में कैश का रिसिट अप टू 5% है। मींस टोटल रिसिट में कैश का रिसिट अप टू 5% है, मींस 5% या उससे कम है। एंड इस साल में जितने पेमेंट है उसमें कैश का पेमेंट है वो अप टू 5% है। मींस टोटल रिसिट में कैश का रिसिट इज अप टू 5% और टोटल पेमेंट में कैश का पेमेंट इज अप टू 5%। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपका जो ऑडिट का लिमिट है ना 1 करोड़, वो 10 करोड़ हो जाएगा। मींस 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो ही ऑडिट करानी है, अदरवाइज ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेशन के केस में आपका 50 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रिसिट है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। इन केस ऑफ द प्रोफेशन आपका 50 लाख से ज्यादा का ग्रॉस रिसिट है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। ऑडिट कौन करेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा करके, ठीक है। ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपकी ऑडिट करता है। और ऑडिट की ड्यू डेट क्या होती है पता है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले। जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो 30 सितंबर आपकी ऑडिट की डेट रहेगी। अगर आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 30 नवंबर है तो 31 अक्टूबर है वो आपके ऑडिट की डेट रहेगी। अगर आपने ऑडिट नहीं कराया तो आपको कितना पेनल्टी लगेगा पता है, 0.5% ऑफ टर्नओवर। जितना भी टर्नओवर है उसका आधा टका मींस 0.5% और 1,50,000 विच एवर इज लोअर है उतना आपको पेनल्टी लग जाएगा। यहां पे मैंने वो कैश रिसिट और उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और बात समझना, अब अपन पढ़ रहे हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है पता है, कि भैया आपका अजम्पशन बेसिस पे पीजीबीपी का इनकम निकालेंगे। अजम्पशन बेसिस पे एक्चुअल कितना है उससे मतलब नहीं, अजम्पशन बेसिस पे आपका पीजीबीपी का इनकम निकालेंगे। यहां पे सेक्शन 44AD क्या बोलती है, 44AD बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एचयूएफ है, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी ना, एलएलपी को छोड़ के रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है करके, ठीक है, और उनका बिजनेस है, बिजनेस, बट बिजनेस में प्रोफेशन नहीं आएगा, ठीक है। जो 44AE में ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है वो ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस में नहीं आएगा, जो कमीशन बिजनेस है वो नहीं, जो एजेंसी बिजनेस है वो नहीं, मतलब प्योर बिजनेस होना चाहिए, ट्रेडिंग वगैरह वैसा बिजनेस है। तो बिजनेस है और अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, टर्नओवर जो है वो अप टू 2 करोड़ है, तो आप ये सेक्शन को ले सकते हैं। और आपका पीजीबीपी का इनकम कितना होगा पता है, टर्नओवर का 8%। आपको कुछ भी पीएनडल वीएनडल बनाना ही नहीं, खर्चे अलाउड डिसअलाउड, गोज टू बाय ऑयल, तेल लेने गए करके, ठीक है। आप एक काम करिए, देखिए रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी, आप बिजनेस करते हैं एजेंसी बिजनेस को छोड़ के, आपका लाइक क्या बोलते हैं जो ट्रांसपोर्टर का बिजनेस होता है उसको छोड़ के, प्रोफेशन को छोड़ के, और कमीशन ब्रोकरेज का बिजनेस को छोड़ के बाकी कोई बिजनेस है, और अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपका पीजीबीपी का इनकम होगा, टर्नओवर का सीधा कितना परसेंट कर दो, 8%।
लेकिन एक चीज समझना, यहां 8% की जगह आप 6% भी कर सकते हो, आपको 6% करना पड़ेगा, ठीक है। कब? जब आपका टर्नओवर आपने रियलाइज कर दिया, मींस टर्नओवर का पैसा मिल गया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पैसा मिल गया बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मींस इलेक्ट्रॉनिक मोड से, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से आपको पैसा मिल गया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आप बेटा यहां 8% की जगह 6% है वो आपका पीजीबीपी का इनकम बता सकते हो। जैसे मान लो मेरा टर्नओवर 80 लाख है, मैं बिजनेस करता हूं, मान लो 80 लाख है, 80 लाख में से 30 लाख है वो मेरा कैश का टर्नओवर है, बाकी वाला अकाउंट पे ही चेक से मिल गया, तो अकाउंट पे ही चेक वाले पे मैं 6% लूंगा और बाकी वाले पे मैं 8% लूंगा कैश वाले पे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, एक बात बताइए, अगर कोई पर्सन है वो 8% 6% से ज्यादा प्रॉफिट बताना चाहता है, क्या बता सकता है? यस, बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, निर्मला सीतारमण जी खुश होगी। लेकिन क्या आप कम बता सकते हो? क्या 8% या 6% से कम बता सकते हो? आंसर इज, एक और बात बता दूं पहले, इधर समझना, अगर आप 8% 6% बता देते हो और आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, तो आपको ऑडिट नहीं करानी, इवन 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 करोड़ है, ये सेक्शन ले रहे हो करके, ठीक है, तो आपको ऑडिट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप 6% 8% से कम बताते हो और आपका नेट टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, मींस नेट टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और उसके साथ साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी। तो देखो, अगर आप 8% 6% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं और आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक बड़ी भारी चीज है, और वो चीज क्या है बताए, कि एक बार अगर आपने 44 एडी को लिया, एक बार आपने 44 एडी को लिया, तो उसके अगले 5 साल आपको 44 एडी को लेना पड़ेगा। मींस वंस यू हैव ऑप्टेड 44 एडी, तो उसके अगले 5 साल तक आपको 44 एडी को लेना पड़ेगा। अगर वो अगले 5 साल में किसी भी ईयर में आप वायलेशन कर देते हो 44 एडी का, तो जिस ईयर में आपने वायलेशन किया उस ईयर तो 44 एडी मिलेगा ही नहीं, उसके अगले 5 साल तक फिर आपको 44 एडी नहीं मिलेगा। और वो अगले 5 साल तक, अगर मान लो उस अगले 5 साल में आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, तो आपको ऑडिट भी करानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, ऐसा का ऐसा एक सेक्शन है, दैट इज द 44 एडीए। 44 एडीए क्या बोलता है? प्रोफेशनल्स के लिए है, कि जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रोफेशनल की बात की थी, जो भी प्रोफेशनल होते हैं, और प्रोफेशनल के केस में सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, यही लोग आएंगे प्रोफेशनल में, एलएलपी को छोड़ के, ये अमेंडमेंट है, रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है करके, ठीक है, जो प्रोफेशन में है और उनका ग्रॉस रिसिट अप टू 50 लाख है, ग्रॉस रिसिट अप टू 50 लाख है, तो उनका पीजीबीपी का इनकम कितना होगा बता? ग्रॉस रिसिट का 50%, बस ग्रॉस रिसिट का 50% आपका पीजीबीपी का इनकम। जैसे ग्रॉस रिसिट है आपका 30 लाख है, तो 30 लाख का 50% कर दीजिए 15 लाख, 15 लाख आपका पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप 44 एडीए के हिसाब से अपनी इनकम 50% बता देते हो या उससे ज्यादा बता देते हो, तो उस केस में आपको ऑडिट नहीं करानी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी। लेकिन अगर मान लो आप 50% से कम बताते हो और आपका नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी और उसके साथ साथ में आपको ऑडिट भी करानी पड़ेगी। अब एक चीज में इसमें वो वाला फालतूगिरी नहीं है, कौन सा वाला, कि 5 साल तक वाला, ऐसा ऐसे इसमें कुछ नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहां पे जब आप ये 44 एडी या एडीए लेते हैं और उसमें आप जो इनकम बताते हैं 8% 6% या 50%, तो क्या आपको कुछ खर्चे अलाउ होंगे? आंसर इज नो, कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे। जो सेक्शन 30 से लेकर 36 तक 38 तक के खर्चे हैं, वो कुछ भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे। लेकिन बेटा डब्ल्यूडीवी हर साल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। डेप्रीशिएशन अलाउ तो नहीं होगा, बट डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन इज मैंडेटरी, हर साल आपको डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जो 40B में अलाउ होता है, क्या वो अलाउ होगा? आंसर इज नो, वो भी अलाउ नहीं होगा। क्या आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर आप ये सेक्शन लेते हैं करके, ठीक है, तो भी आपको एडवांस टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, लेकिन एडवांस टैक्स की एक ही इंस्टॉलमेंट आएगी, दैट इज द 15 मार्च, और 15 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक आपको 100% एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। लास्ट सेक्शन, और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 44A, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो, कोई भी एसएससी हो, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीआई, हर एसएससी आ गया इसमें, ठीक है, ऑल एसएससी। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, मींस फ्लाइंग हायरिंग के बिजनेस में हो और आपके पास में मैक्सिमम 10 व्हीकल है, उससे ज्यादा नहीं है, मींस 10 या 10 से कम आपके पास गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, तो आप ये सेक्शन को ले सकते हैं और आप अपना पीजीबीपी का इनकम है वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे बता सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें इनकम कितना होगा? 2 तरह के व्हीकल होते हैं, एक हैवी व्हीकल और एक तुम्हारा अदर व्हीकल। देखो, हैवी व्हीकल के केस में, हैवी व्हीकल अब आप बोलोगे किसको बोलते हैं? हैवी व्हीकल मींस ग्रॉस व्हीकल वेट है अगर वो 12 टन से ज्यादा है, मींस किसी भी व्हीकल का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, वो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 12 टन से ज्यादा है, मींस 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है, 12 टन से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड योर हैवी व्हीकल।
तो हैवी व्हीकल के केस में आपको क्या करना है, आपकी पर मंथ की इनकम कितनी बनेगी पता है, 1000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर पर टन, मींस 1000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपकी इनकम बन जाएगी। जैसे मान लो एक ट्रक है जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 31,000 केजीज या 31 टन है, तो 31 टन है तो 1 टन का 1000 तो 31,000 हो गया। सो 31,000 विल बी द इनकम फॉर पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है, जैसे व्हीकल आपने मान लो 26 जुलाई को खरीदा तो जुलाई का इनकम भी आएगा, आंसर इज यस, आपको जुलाई का भी इनकम लेना पड़ेगा। इवन आपने 5 डेज 1 डेज 2 डेज लाइक खरीदा, उतने दिन पहले ही खरीदा तो भी आपको पूरे महीने का इनकम लेना पड़ेगा। दैट इज फॉर हैवी व्हीकल। तो हैवी व्हीकल किसको बोलेंगे, जो 12 टन से ज्यादा की कैपेसिटी का व्हीकल है, मींस ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आपका 12 टन से ज्यादा है, दैट इज हैवी व्हीकल। तो हैवी व्हीकल के केस में क्या करना है, 1000 रुपीज पर टन लेना है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन जो अदर व्हीकल होते हैं, अदर व्हीकल के केस में आपका सीधा है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ 7500 लेना है। कितने भी टन का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 12 टन या उससे कम का है तो उसमें आप 7500 है वो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है वो आप इनकम बना देंगे। अब एक और चीज समझना, मैं बोल रहा हूं यहां 1000 हैवी व्हीकल में 1000 रुपीज पर टन और पार्ट ऑफ द पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लेना है ग्रॉस व्हीकल वेट का। लेकिन एक चीज समझना, अगर ग्रॉस व्हीकल वेट अवेलेबल नहीं है तो आप अनलेडन वेट लेंगे। अनलेडन वेट का मतलब क्या होता है कि अगर जो खाली ट्रक का वेट होता है दैट इज कॉल्ड अनलेडन वेट, और जो ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब होता है जिसमें सामान और ट्रक दोनों को मिला के आपको हमेशा ग्रॉस व्हीकल वेट ही दे रखा होगा, बट ग्रॉस व्हीकल वेट नहीं दे रखा है तो आप वहां पे अनलेडन वेट ले सकते हैं। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपने कोई ट्रक खरीदा और वो ट्रक पुट टू यूज किया ही नहीं इस साल में, हो सकता है अगले महीने अच्छा दिन आएगा उस दिन नवरात्रि के दिन हम यूज करेंगे, तो इस महीने आपने 4 दिन हुए थे, इस महीने खरीदा अगले महीने पुट टू यूज किया, तो क्वेश्चन ये आता है इस महीने का भी इनकम लेंगे या नहीं, आंसर इज यस लेंगे। यहां पे पुट टू यूज से कोई मतलब नहीं, आपने अगर खरीदा तो आपको यहां इनकम लेनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम बता देते हैं तो आपको ना तो ऑडिट करानी ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बनानी पड़ेगी करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आप इससे कम बताना चाहते हैं, अगर आप इससे इनकम कम बताना चाहते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी और उसकी ऑडिट भी करानी पड़ेगी, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, ऑडिट भी करानी पड़ेगी। एक और चीज समझना, अगर मान लो आप ये सेक्शन ले लेते हैं, आप ये सेक्शन जो है वो ले लेते हैं और इसके हिसाब से इनकम बताते हैं, तो उसमें से कोई खर्चे अलाउ होंगे कि मैं बताऊं सेक्शन 30 से लेकर 38 के कोई खर्चे नहीं अलाउ होंगे, लेकिन एक खर्चा अलाउ होगा, दैट इज द पार्टनर रेम्यूनरेशन एंड पार्टनर का इंटरेस्ट। अगर आप अपने पार्टनर को, जो पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देते हैं, जितना 40B में अलाउ होता है, अभी अपन सीखेंगे 40B में जितना अलाउ होता है उतना आप लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, 40B क्या बोलती है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और वो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है तो क्या अलाउ होता है, आंसर इज यस अलाउ होता है। लेकिन 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि रेम्यूनरेशन तभी अलाउ होता है जब वर्किंग पार्टनर को दिया जाता है। अगर स्लीपिंग पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दिया तो अलाउ नहीं होगा, वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया तो अलाउ है, स्लीपिंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया तो अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट किसी को भी देंगे तो चलेगा। अब एक और चीज समझना, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट है वो अलाउ तभी होगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। तीसरी कंडीशन है, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट अलाउ तो होता है लेकिन वो प्रोस्पेक्टिवली होगा, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे मान लो आज आप पार्टनरशिप डीड को अमेंड करते हो और बोलते हैं कि 1 अप्रैल से रेम्यूनरेशन अलाउ कर दो, क्या अलाउ होगा, आंसर इज नो। आज अगर आप डीड को अमेंड कर रहे हैं तो आज से आगे जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट है वो अलाउ होगा, पहले वाला अलाउ नहीं होगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है, मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से। जो भी पार्टनर का कैपिटल है एंड पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का कैपिटल एंड पार्टनर के लोन पे 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट अलाउ होता है। और रेम्यूनरेशन अलाउ होता है बुक प्रॉफिट बेसिस पे, कि जितना भी पार्टनरशिप फर्म का बुक प्रॉफिट आएगा उस बुक प्रॉफिट का जो भी 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट रहेगा उस पे आप 90% करिए और 1,50,000 विच एवर इज हायर। तो बुक प्रॉफिट का 90% और बुक प्रॉफिट का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट रहेगा उस पे 60% की रेट से जितना भी ये टोटल आएगा दैट इज कॉल्ड योर अलाउएबल रेम्यूनरेशन। ये आपका अलाउएबल रेम्यूनरेशन होगा, जो एक्चुअल रेम्यूनरेशन है और अलाउएबल रेम्यूनरेशन है विच एवर इज लोअर वाला जो रहेगा वो अलाउ हो जाएगा, क्योंकि जो अलाउएबल रेम्यूनरेशन और आपने एक्चुअल कितना दिया विच एवर इज लोअर है उतना आपको रेम्यूनरेशन अलाउ हो जाएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो बुक प्रॉफिट के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आप पीजीबीपी का इनकम निकाल दीजिए पार्टनरशिप फर्म का जस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन लेस किए बिना, रेम्यूनरेशन लेस मत करो, उसके पहले आप देखिए आपका पीजीबीपी का इनकम कितना है, दैट इज कॉल्ड योर बुक प्रॉफिट। और उस बुक प्रॉफिट पे 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट पे 90% और 150 विच एवर इज हायर, और बैलेंस बुक प्रॉफिट आप पे आप 60% लीजिए, इतना रेम्यूनरेशन आपको अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में
अगर कोई पार्टनर में, वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, वो पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है और उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है तो उस पे 40B का लिमिट लगेगा कि 12% इंटरेस्ट अलाउ होगा। लेकिन अगर मान लो पार्टनर में इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, बट उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है, मतलब किसी और के लिए इंटरेस्ट उसको दे रहे हैं, किसी और को दे देना वैसे, तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे अगर उसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पे 40B का लिमिट नहीं लगेगा, मींस 12% से ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा। दूसरा कि अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर है और उसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 40B का लिमिट लगेगा 12% का। लेकिन अगर मान लो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर और इंटरेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिल रहा है तो उस पे 40B का लिमिट नहीं लगेगा, 12% से ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए ये 12% का इंटरेस्ट अलाउ होता है, पार्टनर को जो इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर के कैपिटल या पार्टनर के लोन पे मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट अलाउ होता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट भी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिलता है तो ये लिमिट लगेगा, या पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे आ रहा है तो ये लिमिट लगेगा। अगर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे आ रहा है या पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आता है तो उस पे 40B का लिमिट नहीं लगेगा, कितना भी इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा, बस ध्यान रखना वो रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द AOP-BOI। अब एक बात समझना, ये AOP-BOI से रिलेटेड टैक्सेशन आप सीए फाइनल में पढ़ते हो, इंटरमीडिएट में आता नहीं है, बट एक सेक्शन दे रखी है इसलिए मैं बता दूं। सेक्शन 40BA है। 40BA क्या बोलती है कि AOP-BOI अपने मेंबर को जो भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देगा ना वो पूरा डिसअलाउड है, पूरा डिसअलाउड। जैसे पार्टनरशिप फर्म में तो क्या था, कुछ अलाउ था, वहां लिमिट्स थी बट अलाउ था, बट AOP-BOI अपने मेंबर को कोई भी इंटरेस्ट देगा या रेम्यूनरेशन देगा वो टोटली डिसअलाउड हो जाएगा, यहां पे कुछ भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे जो इंटरेस्ट दिया वही वाला फंडा चलेगा कि अगर कोई मेंबर है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मेंबर है और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिसअलाउड होगा, या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो डिसअलाउड होगा। अगर कोई मेंबर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मेंबर है और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आपका PGBP टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने यहाँ पे अप्रोक्स 2 घंटे के करीब टाइम लग गया, जितना आपको मैंने रिवाइज कराया, मैंने हर सेक्शन है वो रिवाइज करवाई, एक भी सेक्शन छोड़ी नहीं है, और जितना क्लास में मैंने पढ़ाया था ऑलमोस्ट सब चीजें हैं वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी। एक और चीज ध्यान रखना, बिजनेस के लिए कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप फॉलो कर सकते हैं, मैं बता दूं बिजनेस एंड IFOS के लिए एक सेक्शन हुआ करती है 145 करके, और 145 ये बोलती है कि आप कैश या मर्केंटाइल जो आपकी मर्जी है वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। कैश का मतलब होता है पैसा जो आएगा उसी की अकाउंटिंग करो, उसी के हिसाब से टैक्स भरो, और मर्केंटाइल का मतलब होता है अक्रूवल सिस्टम। तो जो आपके पास चॉइस है, तो बिजनेस के केस में एज वेल एज द अदर सोर्सेज के केस में आपके पास चॉइस है, आप कोई भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो आप फॉलो कर सकते हैं करके, ठीक है। सो गाइस यहां पे आपका PGBP का जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अब आपके एग्जाम्स की डेट आ गई है और लाइक आप बड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, मतलब सीरियस नहीं सिंसियर थोड़ा हो जाओ पढ़ाई को लेके, बाकी सब चीज़ें टाइम पास वगैरह मत करो और सिर्फ पढ़ाई करो, बिकॉज लाइक मेरे को ये लगता है कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए है ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब मैं इंटरमीडिएट था मैं आज भी उसको लाइक फील कर सकता हूँ कि क्या फीलिंग होती है उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप किसी घर में किसी कोने में किसी रूम में बैठे हैं, आपके साथ सिर्फ बुक्स है और कोई भी नहीं है, घर वाले आते हैं, बहुत बार तो हम घर वालों के साथ रहते भी नहीं है क्योंकि हम कहीं और रह के आप पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितने फेस्टिवल्स है वो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितने इवेंट्स है, जितनी मैरिज सेरेमनी कितनी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट, इसका फल आपको मिलेगा और वो फल मिलेगा जब आप CA बन जाओगे। बड़ा अच्छा फील होता है करके जब आप CA बन जाते हो, बिकॉज CA एक ऐसी डिग्री है ना जो आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। एक आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप CA बनोगे ना तो कम से कम साल भर के बाद, CA बनने के साल भर के बाद आप मिनिमम 1 लाख रुपए तो आप कमाई लोगे। मिनिमम 1 लाख रुपए की जो श्योरिटी है ना वो सिर्फ एक डिग्री है, वो एक डिग्री दे सकती है, दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और जब यहाँ तक आ ही गए हो करके, ठीक है, तो जस्ट क्रैक इट एंड जस्ट लाइक यू नो दैट फटाफट आप CA बन जाओ और पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सिंसियर रहो, बाकी सब नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो, लोगों की इधर उधर की जो गॉसिप रहती है उसमें ना रहो करके, ठीक है। और जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है उसको आप छोड़ दो, जो आपको मोटिवेट करती है उन चीज़ों के साथ में रहो, जो आपकी पढ़ाई को हैम्पर ना करे उन चीज़ों के साथ में रहो। कोई भी मतलब ऐसी कोई भी चीज़ आपके लिए अब प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्टडी। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको इसको हैम्पर कर रही है और आपको लग रहा है कि नहीं यार पढ़ाई नहीं हो रही इस चीज़ की वजह से करके, ठीक है, इवन हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हो करके, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो आपके होंगे नहीं, बट मान लो आपके कोई फ्रेंड्स भी हो जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार ये डिस्टर्ब हो रहा है अपनी पढ़ाई में, ठीक है, यहाँ पे आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा करके, ठीक है, बिकॉज आप लड़ रहे हो सब लोगों से, ऑब्वियसली सब लोग जो पढ़ाई करते हैं वो पास होते हैं,
एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे एक चीज देखा है कि भैया जो हार्डवर्क होता है ना, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हार्डवर्क कैन बीट द टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। अगर टैलेंट है वो हार्डवर्क करना छोड़ देगा ना, तो जो हार्डवर्क है ना वो उसको बीट कर जाएगा। तो आप कितने टैलेंटेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 12th में ऑल स्टेट में, पूरे स्टेट में जिन्होंने टॉप किया था करके, ठीक है, बट वो आईपीसीसी जो इंटरमीडिएट आप पढ़ रहे हो उसमें फेल हो गए। और मैंने ऐसे लोग भी देखे थे जो 12th स्टैंडर्ड में सेकंड डिवीजन पास हुए या थर्ड डिवीजन भी पास